दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। एज इन लाइक स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एंड हाँ, वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाना। हाँ, हाँ हाँ हाँ। आजकल इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है ना बाहर हम्म। कि हद नहीं। तो मेरे को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्म तो नहीं, खैर, बट दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टू मी। ओके। फंक्शनल स्ट्रेंथ, इसका हम्म। मतलब क्या है? ओके, सो फंक्शनल स्ट्रेंथ बाय डेफिनेशन इसको ऐसे लेके आया गया दैट आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अच्छा फंक्शन करने के लिए यू हैव द स्ट्रेंथ। और उसको फिर इस तरीके से बनाया गया दैट पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट कि ट्रेडिशनल आपकी जो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं वो आप डिफरेंट एंगल्स ऑफ मूवमेंट में नहीं करते हैं। ओके। इट्स मोस्टली थिंग्स आर हैपनिंग अप एंड डाउन। ठीक है, हम्म। चाहे वो मेरा स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, हम्म। इनको हम प्लेन्स कहते हैं बायोमैकेनिक्स में। हम्म। तो वहाँ पे फिर आ गया कि मेरी तो रियल लाइफ में रोटेशन भी होती है, अलग अलग एंगल से मैं चीज़ें उठा रहा हूँ, कैरिंग अ हाँ। बेबी और स्टफ। तो उसके लिए एक उसको मार्केट करने के लिए एक नया टर्म कॉइन कर दिया कि फंक्शनल स्ट्रेंथ। हाँ। बट एक्चुअली में इफ़ यू सी, जैसे आजकल फ़ोन्स हम बहुत यूज़ कर क्या? रहे हैं, तो मैं जो बाइसेप कर्ल भी कर रहा हूँ, हाँ। अगर मैं उसी को होल्ड करके खड़ा हो जाऊँ हाँ। तो मेरा उस फ़ोन को ज़्यादा देर तक चलाने का स्ट्रेंथ बन रहा है। गॉट इट। So there's no actual difference between your own strength training and functional strength. हाँ। बट एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल पर्सन अगर आप सोचो तो आप बस ये सोचो कि मुझे वो मूवमेंट्स करने हैं जो मुझे अपनी डे लाइफ में हेल्प करेंगे। उनमें स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। यस, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। बिकॉज इवन लाइक स्क्वाट इज सेट टू बी द किंग ऑफ एक्सरसाइजेस। हाँ। तो वो सारी मसल्स को वो ट्रेन कर रहा है, यू वुड बी गुड इनफ। हम्म। अगर आप उसी चीज़ में ही और जैसे मैंने फ़ोन का एग्जांपल दिया, या। अब मैं उसी को ही बहुत ज़्यादा वेट्स ले लेके वहीं पे ट्रेन करना शुरू हो जाऊं, तो मैं उन सेम सेट ऑफ मसल्स को ओवर ट्रेन की तरफ भी लेके जा रहा हूँ हम्म। और आसपास की स्टेबलाइजर मसल्स को मैं नहीं ट्रेन कर रहा। सो दैट मैट ऑल्सो लीड टू इंजरी ऑल्सो, दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो, कैन बी। गॉट इट। सो कीपिंग थिंग्स सिंपल, माई बेस्ट सजेशन इज़ वर्कआउट करो, हम्म। अलग अलग मूवमेंट्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करके करते रहो, एंड दैट वुड बी कीप यू गुड इनफ फॉर लाइफ। तो ये जो आया है कि हाँ अलग अलग मूवमेंट्स करते रहो, इससे हाँ। एक और चीज़ आती है दिमाग में मेरे, विच इज़ नोन एज हाइब्रिड एथलीट्स। या ये आज का ही फंडा है हाइब्रिड एथलेटिसिज्म का, या पुराना है? क्या सीन क्या है इसका? अनदर वे ऑफ यू कैन से सजा के आपको दे दिया। ठीक है। आप सोच के देखो, मैं अब जैसे मेरे पास बैडमिंटन एथलीट है, हाँ। क्या वो हाइब्रिड नहीं है? ऑफ कोर्स। बिकॉज वो स्ट्रेंथ भी ट्रेन कर रहा है, एंड्योरेंस भी ट्रेन कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ट्रेन कर रहा है, या। एंड एनी स्पोर्ट रिक्वायर्स दैट। ट्रू। तो तो अगर आप एक स्पोर्ट्स कर रहे हो और उसमें आप एडिशनल फिटनेस ट्रेनिंग ले रहे हो स्पोर्ट में इंप्रूव करने के लिए, आप हाइब्रिड एथलीट ही हो। हाँ। गॉट इट। तो जनरल पॉपुलेशन की जब हम बात करें तो हाइब्रिड एथलीट्स वो टर्म कॉइन किया जा रहा है जो कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ट्रेनिंग दोनों एक साथ करते हैं, किसी एक चीज़ पे हाइपर फोकस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, गॉट इट। विच इज़ एक्चुअली व्हाट यू शुड बी डूइंग टू कीप योर हेल्थ इन चेक। ओके। एंड इसको कई लोग दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि जो बेचारे ना स्ट्रेंथ में अच्छे होते हैं ना एंड्योरेंस में अच्छे होते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ उठा ली, बट दैट्स रॉन्ग। मेरे पास एक मैराथन रनर है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने आ रहा है क्योंकि उसको भी इंजरी प्रोटेक्ट करनी है और उसको भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एंड्योरेंस में। सो दैट्स द थिंग कि हाइब्रिड एथलीट्स जो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, ओके। एंड इट इज़ एक्चुअली व्हाट एवरीवन शुड बी डूइंग। ठीक है। इसके साथ इसको ट्रेन कैसे करना है, वहाँ पे आ जाता है दैट आपको एक चीज़ समझनी होगी, कॉन्करेंट ट्रेनिंग। ओके। कॉन्करेंट ट्रेनिंग का मतलब होता है मैं अलग अलग फिटनेस कंपोनेंट एक साथ ट्रेन कर रहा हूँ, हम्म। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से compete कर सकती है। जैसे? जैसे कि endurance might be affecting your strength हाँ। ठीक है। and opposite can happen. हम्म। For example, your strength can be improving your endurance. ओके। हाँ। Okay, or your flexibility could be helping you with the strength, हम्म। or the opposite can happen. तो आपको concurrent training effects को समझना होगा। बिफोर वी मूव अहेड, हाँ जी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, हाँ। so does hypertrophy not become a limitation towards
फ्लेक्सिबिलिटी? नो, ओके एट द जॉइंट लेवल नो. ओके वो जहाँ से हमें सब चीज़ें लगनी शुरू हुई है हाँ. वो आई है बॉडी बिल्डर से. ओके अब बॉडी बिल्डर्स के अगर लैट्स इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं हाँ. तो वो बेचारा चाह के भी क्या अपनी मसल थोड़ी दबा लेगा. नहीं दबा सकता. डजंट मीन हिज शोल्डर डजंट मूव. गॉट इट. यू कैन सी बॉडी बिल्डर्स डूइंग स्प्लिट्स. डेफिनेटली. उनके लेग्स भी डेवलप होते हैं हाँ बिकॉज वहाँ पे कोई मसल उनको बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन रहा है. हाँ So it is not affecting your flexibility. हाँ. In fact, if you don't have enough flexibility, it would affect your hypertrophy. गॉट इट. हाँ उतना तो है. हाँ, क्योंकि आप उतना अच्छा रेंज ऑफ मोशन में ही नहीं जा सकते. हाँ और आपको रेंज ऑफ मोशन एक फैक्टर होता है हाइपरट्रॉफी डेवलप करने के लिए. एग्जैक्टली. तो इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल, बट बिकॉज आपका डेवलप उतना हो जाता है तो आपको जगह ही नहीं है मूव करने की. तो उस हिसाब से आप बोलोगे हाँ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. आप जनरली बोलोगे ऐसा. हाँ बट मोस्ट लोग पहली बात तो वहाँ तक जाने नहीं वाले हैं. या और अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप कहीं भी जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसके क्या डाउन साइड्स भी फेस करने पड़ सकते हैं. गॉट इट. सो दैट्स द केस विथ हाइपरट्रॉफी एंड या मसल गेन एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी. गॉट इट. मूविंग ऑन, हाइब्रिड एथलीट्स के लिए ऑलराइट, ये जो इंस्टाग्राम पे सारी की सारी ये मूवमेंट्स आती होती हैं, एक्सरसाइजेस आते होते हैं, ये सब करने की ज़रूरत है या फिर लाइक जस्ट रेगुलर ट्रेनिंग इज एनफ प्लस गुड कार्डियो? हाँ, आपने बोला रेगुलर ट्रेनिंग प्लस गुड कार्डियो. हाँ मोर देन दैट फॉर हाइब्रिड एथलीट्स इट्स मोर अबाउट लाइक स्मार्ट प्रोग्रामिंग. ओके. क्योंकि कार्डियो आपके स्ट्रेंथ गेन्स या हाइपरट्रॉफी गेन्स को अफेक्ट करने वाला है. हाँ अब उसमें ये होता है कि अगर 100 कर रहा था और उसने 95 ले आया तो हम 95 से भी हमारा काम चला लेते हैं. हाँ लेकिन मुझे अब इसको स्मार्टली प्लान करना है सो दैट ये इफ़ेक्ट मिनिमम हो और मुझे तब भी दोनों चीज़ों में बेनिफिट मिलता रहे. ठीक है. सो स्मार्टली प्लान को जब मैं बोलूँगा तो एग्जाम्पल, आप अपने स्ट्रेंथ सेशन से पहले अपना एंड्योरेंस सेशन नहीं ले रहे ठीक है. हाँ बिकॉज इट विल क्लियरली हैम्पर योर स्ट्रेंथ सेशन. हाँ सेकेंड थिंग इज़ आप एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में गैप्स कितने ले रहे हो. क्या आप दिन में 2 सेशन ले रहे हो, 3 सेशन ले रहे हो, दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हो. या बट मंडे और ट्यूसडे में क्या करा था, उन दोनों टाइप्स के वर्कआउट में कितना ले रहे हो. हाँ. ये सब चीज़ें आपको स्मार्टली प्लान करनी होंगी. गॉट इट. योर इंटरवल ट्रेनिंग सेशन जैसे होता है, अगर आप अपने एंड्योरेंस ट्रेन कर रहे हो, एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में मिनिमम 48 आवर्स गैप आपको चाहिए. इन बिटवीन लाइक 2 इंटरवल्स ट्रेनिंग सेशंस. हाँ समझ गया. ठीक है, तो ये नहीं है आप डेली स्प्रिंट्स लगा रहे हो. इनफैक्ट आप हफ्ते में 3 बार ही लगा रहे हो, बट मंडे ट्यूसडे एंड देन अगला आप सैटरडे ले रहे हो. हाँ तो आपने पहली बात तो मंडे ट्यूसडे के बीच की रिकवरी हैम्पर कर दी. हाँ उसके बाद सैटरडे तक आपने ज़्यादा ही लंबा टाइम ले लिया. हाँ. तो आप दोबारा डी ट्रेनिंग में चले गए. गॉट इट. हाँ इसी का ही बेटर फॉर्म हो सकता था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हाँ अगर आप 3 इंटरवल भी लेते हो. हाँ. एलीट लेवल पे ही लिए जाते हैं 3 इंटरवल सेशंस. सो लाइक दैट. कार्डियो में भी आपके टाइप्स चल रहे हैं. किसी दिन मैं बस एक रिकवरी रन ले रहा हूँ, किसी दिन मैं इंटरवल्स कर रहा हूँ, किसी दिन मैं लॉन्ग रन ले रहा हूँ. गॉट इट. तो स्मार्ट प्रोग्रामिंग इज़ मोर कंसर्न्ड एज एंड एक्सरसाइज चॉइस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग. हाँ वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा एक रेगुलर ट्रेनिंग पर्सन से आपको. गॉट इट. और एक और पुरानी अप एंड कमिंग है या पुरानी है, हाँ, हायरॉक्स. इंडिया के लिए अप एंड कमिंग है. हाँ. हाँ. तो उसका हायरॉक्स का सीन क्या है? बिकॉज जितना मैंने देखा है इट साउंड्स रियली फन, यस. बट हायरॉक्स इन जनरल व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट लाइक एक हाइब्रिड ही है ये ऑफ नेचर, या फिर लाइक इट इज बिकॉज इट रिक्वायर्स एवरीथिंग? यस. ठीक है. सो क्या कोई बंदा रोज हायरॉक्स कर सकता है? नहीं. नहीं. नो. क्रॉसफिट को बहुत लोग डेमोनाइज करते हैं. हाँ उसका रीज़न भी यही है. बेसिकली क्रॉसफिट वाज द फर्स्ट थिंग एंड क्रॉसफिट मीन्स दैट यू आर कंबाइनिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स. या तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग भी करा, रनिंग भी करा, स्कीइंग, डिफरेंट एवरीथिंग. अब ये हाईरॉक्स हो गया, आपका योद्धा रेस आया इंडिया में, कुछ हद तक डेविल सर्किट बहुत पॉपुलर है. तो ये सब चीज़ें इन्होंने उसी को ही और थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस एंड ब्लेंड कर दिए. एंड आई हाईली सपोर्ट देम बिकॉज साइंस एक तरफ है, इन्जॉयमेंट भी एक तरफ है. बिल्कुल. अगर इन्जॉय नहीं कर रहे तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. हाँ
सो दैट्स वाई इन्जॉयमेंट तो है भाई, वहाँ थ्रिल है. आई हैव वॉलंटियर्ड एज अ जज क्रू इन हाईरॉक्स ओके, एंड द वाइब वॉज अमेजिंग. नाइस. मेरी 7 hours की थी, हाँ, मैंने उसको एक्सटेंड करा के 14 कर लिया वाओ. वहीं पे ही. मेरे को मज़ा आ रहा था इतना. हाँ, एंड तो द वाइब इज़ अमेजिंग. yeah. अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करो, हम्म, उसके लिए प्रिपेयर करो. हाँ, बट ये याद रखो दैट प्रिपरेशन का ये मतलब नहीं है कि मैं रोज़ ही वैसे टाइप के वर्कआउट करने लग गया. ओके, दैट विल सेट यू अप फॉर इंजरी एंड ओवर ट्रेनिंग या ओवर रीचिंग. हाँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है. आपको एक कोच के ऐसा कोच चूज़ करना है जो कि क्वालिफाइड है, जो लोड मैनेजमेंट जानता है कि मुझे कौन से हाई डे रखने हैं, कौन से लो डेज रखने हैं, किस टाइप की एक्टिविटी किस दिन ज़्यादा करानी है, कम करानी है. एंड देन गुड टू गो, एंजॉय. enjoy, right? या बिकॉज वो मेन गोल्स तो वही है ना कि लाइक यू नीड टू एंजॉय. यस. ग्रेट. सो हाइब्रिड एथलीट्स वो हो गए विच आर ऑलमोस्ट तो नहीं खैर, बट हाँ दे आर लाइक एट वन ऑफ देयर पीक्स ऑफ मसल मैच्योरिटी, राइट? यस, यू कैन से दैट. हाँ, मतलब उन्होंने एट देयर प्रेजेंट एज दे हैव आई बिलीव टच्ड देयर मैक्सिमम 1 RMs जितना फिजिकली पॉसिबल है. मे बी नॉट. हाँ, यूजुअली क्या होता है, वो बंदा स्टार्ट करता है नॉर्मल जिमिंग से स्टार्ट करता है, फिर वो बोर हो जाता है कुछ टाइम बाद, गॉट इट. हाँ, फिर वो अलग अलग एक्टिविटीज़ ढूंढता है. हाँ, तो तब फिर उसमें यहाँ आते हैं. हम्म, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो लोग अपना एक पीक अचीव कर चुके होते हैं. Okay. इट्स नॉट दैट उनके पास स्कोप नहीं है आगे जाने का, हाँ, बट देन हाँ उन्होंने एक लेवल अचीव ऑलरेडी कर लिया होता है. गॉट इट. सो मे बी एक बिगिनर के लिए थोड़ा टैक्सिंग भी हो सकता है शुरुआत में, एज कम्पेयर टू समवन उसने एक स्ट्रेंथ में या इंड्योरेंस में एक लेवल अचीव किया है. बट हम इसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ जिसकी मेच्योरिटी आ गई है कंप्लीट वही इस तरफ आ रहा है. ओके, एनीवन कैन डू इट. गॉट इट. सो एक साइड पे तो हो गया हायरॉक्स, एक साइड पे मतलब अपना हाइब्रिड एंड मोर प्रोफेशनल एथलीट्स एंड एवरीथिंग एल्स. यस. दूसरी साइड पे आ गए बच्चे, यस. children and their training, and you deal with like a lot of young athletes, right? या ट्रू. Average age कितनी है? एवरेज एज आई वुड से 12. Wow. सो माई कोहोर्ट इज़ बिटवीन 8 to 14 years. Okay. एंड उसमें भी फिर यंगर एज वाले थोड़े कम ही होते हैं, हाँ, आउटलेयर्स ही होंगे वो. हाँ, तो समझ लो 11 से 14 में मेनली बच्चे आ रहे हैं. wow. तो कोई एक ऐसी चीज है जो देख के लगता हो कि भाई ये बंदा ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएगा इंडिया के लिए? हाँ, ओलंपिक्स बहुत हो गया, बहुत फैक्टर्स से बनता है वो. हाँ, हाँ, बट हाँ, definitely. मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ ये आगे जाके सक्सेसफुल होगा. Okay. उसका एक चीज़ है दैट हाउ मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक दे देमसेल्व्स आर. Okay. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनका पेरेंट कितना मोटिवेटेड. हाँ, exactly. हाँ, ठीक है. पेरेंटल मोटिवेशन बहुत अलग है इंडिया में. हाँ, हाँ, वो कितने मोटिवेटेड है, okay. एंड देन वो खुद से कितनी चीज़ें करना चाह रहे हैं, उनमें धीरे धीरे अपनी बॉडी की सेंस कितनी डेवलप हो रही है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे जाना है. उनमें कितना वो आके ट्रेनिंग सुबह करना चाह रहे हैं या शाम को, बट वो आके करना चाह रहे हैं. देन हम कहते हैं बार बार प्रोसेस पे ध्यान दो. बाय प्रोसेस आई मीन वो पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट मील जो उनको बताया गया है वो लेना चाह रहे हैं, खुद से खा रहे हैं. अगर उनको सोने से पहले कहा गया है कि अपना फ़ोन साइड रख दो तो वो रख रहे हैं साइड. उनको बोला गया है कि अपनी फीलिंग्स को आप जर्नल करो तो वो ये चीज़ कर रहे हैं, इवन चाहे वीकली बेसिस पे करें. और इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर, वो दूसरे स्पोर्ट्स कितना खेल रहे हैं. Okay. सुनने में लगेगा कि यार नहीं बैडमिंटन पे ही ध्यान दो या फुटबॉल पे ही ध्यान दो. हाँ, ध्यान दो, अपना 70-80% वहाँ लगाओ, हाँ, बट दूसरे स्पोर्ट्स पे दूसरी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दो. okay. इट डेवलप्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल आपका एक एप्टीट्यूड फॉर द स्पोर्ट. हाँ, क्योंकि अगर वो फुटबॉल खेल रहा है अपने लेजर टाइम में तो वहाँ पे भी वो स्ट्रैटेजीज बना रहा है. exactly. हाँ, तो वो उसका कन्वर्जन होएगा जब वो बैडमिंटन की गेम में आएगा. हाँ, सेकंड थिंग, बैडमिंटन ही खेलता रहा तो सेम मसल ही यूज़ किया जा रहा है. हाँ, अगर वो जाके फुटबॉल खेलेगा, मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, स्विमिंग करेगा, yeah, तो वो दूसरी मसल्स को भी हिट कर रहा है got it. विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड वे. हाँ,
तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। जितने बच्चे इस तरीके से एक ऑलराउंड डेवलपमेंट में जा रहे हैं ना, उनका कह सकते हैं कि हाँ, ये जब इसकी एज आएगी ना 17-18 से लेके 21-22, हाँ. ये निकाल सकता है वो परफॉर्मेंस। All right, this is something that I was really surprised to hear. So your main sport is badminton, I believe, right? यस I was surprised to hear that badminton में भी strategies होती हैं या कि कैसे तुम opponent से like you know जगह छुड़वाते होते हो on the court where you can place the shuttle. यस। How difficult is it or how easy it is कि तुम किसी एक प्लेयर में वो चीज़ इंस्टिल करो कि वो एक पर्टिकुलर प्ले उस तरीके से चलेगा? जितना यंग है हाँ. उतना इजी है, Okay. और उनको मोर देन फोकसिंग ऑन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, हाँ. द फोकस शुड बी मोर ऑन कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। Okay. अब प्रॉब्लम ये आ गई कि वो एथलीट जो ओपोनेंट है हाँ. वो लंबी रैलीज चलाता है, हाँ. तो यानी वो एक इंड्योरेंस फोकस एथलीट है। Yeah. तो अब उसको अगर आप वैसे गेम स्टाइल के नहीं हो, हाँ. तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ या तो उसकी रैली जल्दी ही तोड़ दो, Okay. बिकॉज ही इज़ टेकिंग हिज टाइम, हाँ. वो थका के मारने वाला है। हाँ. या फिर आप खुद को उतना चलाओ एंड उसको ज़्यादा भगाओ इधर से उधर, बार बार शटल ऐसी प्लेस करो। बट दीज थिंग्स कम विद टाइम कि कोच आपको उन सिचुएशंस में डाल रहा है। एंड सिमिलरली व्हेन मी एज अ फिजिकल प्रेप कोच, मैं उसको सिचुएशंस में डाल रहा हूँ। तो मेरी इंड्योरेंस ट्रेनिंग ये नहीं हो रही है कि आके 4 किलोमीटर आज भागना है। मैं कुछ ऐसी गेम्स दूंगा जहाँ पे उसका हार्ट रेट भी हाई जा रहा है, ब्रीदिंग रेट भी हाई जा रहा है, लेकिन ही इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इट कैन बी एज ट्रेडिशनल एज प्लेइंग खो खो। Yeah. हाँ. ठीक है, समझ गया. आप उस टीम में भी आए, अलग अलग ओपोनेंट्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज से आप बार बार जा रहे हो, एंड ये अनकॉन्शियसली डेवलप हो रहा है थ्रू आउट हाँ. लाइफ। तो जितना एक्सपोज्ड बच्चा होगा बचपन से अलग अलग गेम से, उतना वो इन चीज़ों में डेवलप्ड हो सकता है। जितनी लेट आप ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे, उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा आपके लिए। So apart from the whole physical side of things, there also needs to be like a lot of emotional and mental like development. यस, बिकॉज जस्ट टू ऐड इट, आपके न्यूरॉन्स डेवलप तब हो रहे हैं। अब 12-13 जहाँ पे आपकी टॉप स्पीड डेवलप हो गई, आपका एक ब्रेन का बेसिक डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पे आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं बचा ना। हाँ. तो ये चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम 6-7 अंटिल 12-13-14 वहाँ पे आ जाए ना, वो बहुत अच्छा पीरियड है। Got it. Yeah. तो according to you, what is the most optimum time कि आप अपने बच्चे को अब स्पोर्ट्स में डाल सकते हो? 5 to 6 years। 5 to 6 years. या आप स्पोर्ट में डाल दो। हाँ. आप बस एक ध्यान रखो दैट जितनी उसकी एज है उतने नंबर ऑफ आवर्स स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में पार्ट ले रहा है। Okay. बाय स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है, बाय मीन जो एक प्रॉपर, जैसे आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करते हो जहाँ एक वार्म अप होता है, कोचिंग कराई जाती है, कूल डाउन होता है, हाँ. ये स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है। Got it. अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है जैसे कि हम अपने बचपन में करते थे। हाँ. 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 4 घंटे क्रिकेट खेला है, बट उसका कोई आगे पीछे कुछ वो है नहीं, हाँ. खेल रहे हैं बस। खेल रहे हैं बस. हाँ, तो वो आवर्स नहीं काउंट करने को मैं कह रहा। हाँ. तो अगर आपका बच्चा 6 साल का है, हाँ. आप कोशिश करिए 5 to 7 आवर्स के बीच में स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में हो। Got it. Got it. तो I'm sure you also meet a lot of parents, right? या तो to the parents, like जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंडिया के लिए मेडल लेकर आए, what would you tell them? आई वुड टेल देम कि वही जो मैंने बात अभी बोली थोड़ी देर हाँ. पहले कि मल्टीपल स्पोर्ट्स में डालो, स्ट्रेस कम लो। पेरेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेस कम लो, बच्चा तो बेचारा लेता भी लेता. नहीं है। हाँ. और बहुत बारी आपके स्ट्रेस की वजह से बच्चा स्ट्रेस ले जाता है। हाँ. एंड ये मैंने केसेस देखे हैं। 11 में वो बच्चा लगता था कि यही इंडिया नंबर 1 बना देंगे इसको, हाँ. 14-15 में वो ऐसे हो जाते हैं कि वो कोर्ट की शक्ल नहीं देखना चाहते। Wow. Okay. और उसके रीजंस यही होते हैं, या तो उस बच्चे ने खुद ही बहुत ओवरवेलमिंग वो स्ट्रेस ले लिया, हाँ. या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही पुश कर रहे हैं। मल्टीपल केसेस देख चुका हूँ। Okay. सो आप उसको तो ज़्यादा पुश मत करो। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करो, हाँ. उसे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, एंड लेट देम ग्रो नेचुरली, Got it. गिव देम टाइम। Got it. Interesting. I mean, बच्चों के ऊपर प्रेशर तो वो
हर एक चीज़ का है आजकल, लेट्स बी ऑनेस्ट। दैट्स ट्रू कंप्लीटली। वो जितना प्रेशर हम लोगों के टाइम पर था हाँ वर्सेस अब आजकल के टाइम पर या बहुत फ़र्क है। खैर, वन वेरी प्रेसिंग, इंटरेस्टिंग येट इमीडिएट टॉपिक, टेस्टोस्टेरॉन एंड मेन। ओके ठीक है, डेली टेस्टोस्टेरॉन का क्या सीन चल रहा है, जो भी एथलीट्स या फिर जो भी whoever is coming over to you, क्या दिख क्या रहा है, because I believe you have been looking at people for the past 5 years. यस यू कैन से या 5 साल हो गए हैं लोगों को देखते हुए। क्या हाँ। ट्रेंड क्या रहा है 5 साल पहले का जो 28 साल का लड़का था और आज के डेट का 28 साल का जो लड़का है, उनमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? सो क्या होता है, आप अपनी टेस्ट कराने जाते हो, आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, हाँ, उसमें नॉट जस्ट टेस्टोस्टेरोन कुछ भी आता है। तो जो मैं देख रहा हूँ चीज़ कि आजकल के लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को, एंड डॉक्टर शुड ऑल्सो स्टार्ट एड्रेसिंग इट, कि आपको एक आपकी रिपोर्ट में रेंज दी जाती है। दे डोंट रियलाइज दैट आर यू एट द लोअर एंड और द हायर एंड। या That's first thing. So many people, despite being normal as per medical standards, are going towards the lower end. गॉट इट। तो कहने को मैं कह दूँ इसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, बट आप लेट्स से यू आर 550, बट योर एज इज जस्ट 25. यू नीड टू अंडरस्टैंड आफ्टर 30 आपका पर डेकेड 10% लॉस शुरू हो जाता है. हाँ, बिल्कुल। तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करने बैठूँ, व्हेन दिस गाय वुड बी अराउंड 50-55, वो कहीं 300 में बैठा होगा. एग्जैक्टली। आ गया ना लोअर रेंज पे रेंज या पे खत्म ही होगी ना हाँ फिर। ऑलमोस्ट, हाँ आप खत्म ही हो गए. 400 पे रेंज खत्म होगी ना। हाँ. हाँ, सो आई गेस 254 तक भी मेडिकली वो रिपोर्ट में उसको नॉर्मल मान लेते हैं, 18 to 65. बट हाँ, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता भाई. मैं बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यू आर डॉक्टर योरसेल्फ. हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं भाई। मतलब मेरे हिसाब से तो इवन इफ यू आर टचिंग 50, योर टेस्टोस्टेरॉन शुड नॉट गो बिलो 600 इश। ओके. ठीक है, बिकॉज 50 मतलब तो मान के चलो ना, बाय द टाइम यूर 50 और 60 यू शुड हैव अ डिसेंट सेक्स लाइफ, या. डिसेंट लिबिडो। ठीक है, योर बोन स्ट्रेंथ शुड बी ऑप्टिमम, यस. there should be mental clarity in your head because तुम अभी भी काम कर रहे हो. All right, even like till the point you're 60, and yeah, you will be interacting with children a lot. I mean like 60 साल का कोई अगर बंदा है हाँ. तो आई एम श्योर उसका एक 30-35 साल का बच्चा होगा. यस. ठीक है, तो वो बच्चे छोड़ो, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ होगा शायद से. यस. तो उन सबको एंगेज करने के लिए यू नीड टू हैव टेस्टोस्टेरॉन, ताकि तुम्हारा मसल भी उतना ही डेवलप्ड रहे. हाँ. राइट. तो मेरे हिसाब से तो भैया तुमको 600 तक तो चाहिए टिल द पॉइंट यूर 60 एटलीस्ट. यस. उसके बाद का जो हो रहा है सो हो रहा है. फॉर मी आई बिलीव इफ यू आर अबव द एज ऑफ 75, हाँ. ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दिस, व्हाट आई बिलीव दैट कि इफ यू आर ओवर द एज ऑफ 75, प्लीज कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट and start taking TRT. ओके. टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी ज़रूरी है आजकल के टाइम पर. इट हेल्प्स यू फाइट ऑफ डिजीजेस. तुम्हारा ब्रेन फॉग कम रहता है, सार्कोपीनिया बचा रहता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज. इट्स सो मच अबाउट इट. तो जैसे भी लोग आ रहे हैं आजकल, ऑलराइट, प्लेयर्स आ रहे हैं जिनका टेस्टा कम है, हाँ. डू यू एडवाइज TRT टू एनीबडी? यंग एज में तो नहीं, हाँ, बट 40 के बाद यस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर. ओके एंड प्लेयर्स में भी टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है. ओके. हाँ हाँ हाँ, वो तो सब में ही हो रहा है कम हाँ. आजकल तो. कॉर्टिजोल हाई है, हाँ, ब्लू लाइट एक्सपोजर हाई है. बहुत ज़्यादा. मैं इंडोर एथलीट से डील करता हूँ. हाँ दे डोंट रियलाइज, सोचते हैं हम तो खेल रहे हैं, बहुत हेल्दी हैं. हाँ, विटामिन डी बहुत ही कम है. उनको समझ ही नहीं आ रहा कि दिन का तो कोई ऐसा टाइम ही नहीं है जब तुम जाके सन एक्सपोजर ले रहे हो. हाँ, एग्जैक्टली. सप्लीमेंटेशन करते नहीं आधे ज़्यादा लोग. मैंने कल ही विटामिन डी की गोलियां खाई हैं. अच्छा. हाँ, हम भी इंडोर ही बैठे हुए हैं. नहीं, बात वो नहीं है. मेरे को ना मैंने लेग्स मारी थी परसों. ओके. ठीक है, आई एम ट्रेनिंग 3 days a week. मैंने परसों ही लेग्स मारी हैं, तो मतलब मेरे को ना थोड़ा सा वो एक सोरनेस सी थी, तो मैंने विटामिन सी और विटामिन डी ले लिया. आई विल लाइक हाँ ठीक है, लाइक जो होगा देखा जाएगा. हाँ. तो आराम आया है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी भी थोड़ी सी वो एक सोरनेस है.
तो मेरे को लग रहा है अभी जाके फिर से स्क्वाट्स मारने पड़ेंगे थोड़े से. बट हाँ, मोर देन दैट आई थिंक अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सो रहा हूँ आज, हाँ ठीक है, बट मेरे को आज भी लेग्स मारनी है, हाँ. तो क्या किया जाए? गुड वार्म अप. हाँ. कुछ नहीं कर रहा वो, सिर्फ उस समय की आपकी पेन परसेप्शन, हाँ. कि आपको पेन कितना हो रहा है, हाँ. उसे कम कर देता है. हाँ. ठीक है. जैसे मेरे एथलीट्स के साथ ये बहुत होता है दैट दे बैडमिंटन में दे माइट हैव मल्टीपल मैचेस इन अ डे, या वो टूर्नामेंट 5 दिन 6 दिन खिंच गया तो दूसरे तीसरे दिन पे हालत ख़राब होती है उनकी. देन आई हैव ओनली वन थिंग कि ठीक है, अपना जितना हो सके अपना प्रोटीन इनटेक, आपका हाइड्रेशन अच्छा रखो, बट एट दैट टाइम जस्ट गिव देम अ गुड वार्म अप. अपना वो करा, बस इस चीज़ को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक मत करो. एक आधा सेशन समटाइम्स आप रिकवर्ड नहीं हो बट आप जिम नहीं मिस करना चाहते तो आप ऐसा कर लो. एंड फॉर अ जनरल पॉपुलेशन क्लाइंट आई वुड से अपने नंबर ऑफ सेट्स कम कर लो. ठीक है. डोंट इफेक्ट योर इंटेंसिटी, हाँ. वॉल्यूम कम कर लो, यानी Got it. कितना अमाउंट ऑफ काम कर रहे हो. हाँ. सो यू आर स्टिल ट्रेनिंग, स्टिल गेटिंग सम बेनिफिट्स, बट आप इंजरी की तरफ भी नहीं मूव कर रहे हो. मतलब 25% वेट कम कर दूं एंड सेट्स उतने ही रखूं? नहीं, वेट उतना रख के सेट्स कम कर दो. 3 सेट मारने हैं. 2 मारो, 1 मारो. मेक सेंस. ठीक है. गॉट इट. आज ही करता हूँ भाई. बिकॉज मेरे को पता है दैट स्क्वाट्स इज एसेंशियल फॉर टेस्टोस्टेरॉन. यस ठीक है. यस यस यस. तो हफ्ते में एक डीप स्क्वाट का सेशन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, अगर इफ आई हैव टू रिटेन माय टी लेवल्स. यस. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कैन डू इन द जिम ताकि कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरॉन बना रहे? यस, मल्टीपल थिंग्स. जैसे? आपने स्क्वाट का एग्जांपल लिया, इट इज़ बेसिकली अ कंपाउंड लिफ्ट. हाँ. तो कंपाउंड लिफ्ट, फर्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड लिफ्ट हेल्प्स बेटर इन रेजिंग योर टी लेवल्स. ओके. सेकेंड थिंग इज आपका इंटरसेट रेस्ट कितना है. ओके. तो अगर एग्जाम्पल डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया दैट यू आर गोइंग ऑन द लोअर एंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन और वो आपको वेट ट्रेनिंग रिकमेंड करते हैं, तो नाउ योर मिनिमम रेस्ट टाइम शुड बी 1 मिनट. ओके. मिनिमम रेस्ट टाइम. हाँ. And it should not also be not longer than 1.5 or 2 minutes. This is the most optimal range जब आप टेस्टोस्टेरोन को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है. देन अगला आता है कि आपको रेप रेंजेस क्या रखनी है. हाँ. तो 8 to 12 रेपिटेशन इज़ अ गुड रेप रेंज आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं कहूँगा आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करिए. दैट ऑन सम डेज यू आर, इफ़ यू आर नॉट इन टू वेरी हैवी लिफ्टिंग, 4 से नीचे मत जाइए, 4 to 6 के बीच में भी हिट करिए. ओके. ओके, बट योर आइडियल प्लेस इज बिटवीन 8 to 12, गॉट इट. जहाँ आपको एक वो मिलेगा. देन वीक में 3 times की मिनिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए. में कंपाउंड लिफ्ट्स आ रहे हैं. हाँ. एंड ये याद रखिए दैट यू नीड टू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स. हाँ. या दैट्स इम्पोर्टेंट. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. यस. एक कंसिडरेबल या सिग्निफिकेंट इंक्रीज के लिए आपको 1.5 से 2 साल लगेगा. हाँ. आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे एज लो एज 1 सेशन. ओ या, दैट्स ट्रू. अगले 48 आवर्स तक आप एलिवेटेड रहोगे. हाँ. बट इसको आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छा लाइफ लॉन्ग बेनिफिट जिसे कहेंगे ना, वो मिलेगा. गॉट इट. तो मेंटालिटी एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, बिकॉज अब हम लॉन्ग टर्म पर आ गए हैं. हाँ. लेट्स मूव ऑन टू मेंटालिटी एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट. सो what separates those elite performers, elite trainees versus your average trainees in your experience? वो difference कहाँ पर आता है? बहुत एक वो दूँ इसका मैं, कैसे वो चल के अपने ट्रेनिंग सेशन में आ रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई. उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देगी ओके. कि वो कितना करना चाहता है चीज़ें. हाँ. क्या कहीं आधी नींद में तो नहीं आ रहा. हाँ. बहुत कैजुअली वॉक करते हुए आ रहा है. हाँ. उसने वार्म अप स्टार्ट तो करा, बट एक है कि बस वो बॉडी पार्ट हिला रहा है. एक है दैट वो एक्चुअली में जो स्ट्रेच जिस चीज़ के लिए वो बनता है वो कर रहा है नहीं कर रहा है. ये उसकी बॉडी लैंग्वेज ही सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाली है कि वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा. गॉट इट. बिकॉज
सबको वही कोच मिल रहा है, हाँ सबको वही फैसिलिटी मिल रही है। हाँ अगर आपको लग रहा है विराट कोहली के पास कोई बहुत अलग प्रोटीन है या कोई बहुत अलग वर्कआउट प्लान है, ऐसा नहीं है। विराट कोहली के पास ये है कि टेस्ट मैच ख़त्म करने के बाद भी मेरे को जाके 2 घंटे का जिम सेशन ले लेना है। तो ये उसका मेंटालिटी और बॉडी लैंग्वेज है। गॉट इट। छोटी छोटी चीज़ें, क्या वो अपनी ट्रेनिंग किट प्रॉपरली लेके आ रहा है। ये मेरे एथलीट्स में बहुत बारी मेरा आधे टाइम आई एम जस्ट लाइक एक वो चलता रहता है। मैं उन्हें बोल रहा हूँ अपने फोम रोलर, अपना रेजिस्टेंस बैंड, अपना यू कुड से इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक हाँ या पानी, बेसिक पानी, हाँ अपनी बॉटल कैरी करो। हाँ वो मस्ती में आ गए हैं उठ के। ये एथलीट नहीं जाने वाला आगे। इसको लग रहा है मैं आज स्टेट नेशनल में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बस ये यहीं तक रह जाएगा। तो ये जिम तक फर्स्ट, ही, हाँ जिम तक ही रह जाएगा। हाँ, वो जिम तक ही रह जाएगा या वो जितना बस वो उतना लेवल जो है। और एक और बात बता दूं, आज से 10 साल पहले जब मैं खेल रहा था और जो आज खेल रहे हैं, स्टेट निकालने के लिए भी बहुत चाहिए आज की डेट में। हाँ ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर किसी के पास अब एक्सेस है फैसिलिटीज़ का, हाँ नॉलेज इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल रही है। हमें नहीं चाहिए होता था इतना। हमें तो पार्क में छोड़ दो। हाँ वही वो उतनी एकेडमी की हफ्ते भर की शाम की ट्रेनिंग कर ली, उसी में ही निकल भी जाते थे इतने लेवल तक। आज नहीं हो सकता। किसी का एक आधे का निकल रहा है, इट्स अ फ्लूक। ओके, इट्स नॉट लक और लक। मतलब वही लक है या कुछ थोड़ा सा जेनेटिक पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, हाँ। तो वो इतने लेवल पे अभी कर पा रहा है। उसको भी आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत, बहुत 4 तरीके से उसको दिमाग लगाना पड़ेगा अभी। न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, रिकवरी, हाँ इन सब चीज़ों पे। तो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। ओके सेकेंड फैक्टर इज उसके स्पोर्ट्स में जब मैं बात करूँ तो एंथ्रोपोमेट्रिक्स। ओके एंथ्रोपोमेट्रिक्स का मतलब होता है इजी वर्ड्स में कि आपके बॉडी के साइजेस। अच्छा। तो अगर मेरे पास अच्छी हाइट नहीं है, मैं इस पर कितनी मेहनत कर लूँ, ये वॉलीबॉल बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में नहीं निकलने वाला। या वो जेनेटिकली अच्छा मसल मास की तरफ नहीं है, हाँ तो वो भी हो सकता है कि रैकेट स्पोर्ट्स में या कोर्ट बेस्ड स्पोर्ट्स जो होते हैं, हाँ। टेनिस, स्क्वॉश, ये सब इतना नहीं अच्छा निकल पाएगा क्योंकि उसका ओपोनेंट ही बहुत पावरफुल आ रहा है। या ऑन दी अदर हैंड आपके जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, हाँ। वहाँ पे वेट कैटेगरीज हैं, हाँ तो लगभग आपको एक सेम एंथ्रोपोमेट्रिक्स मिल जाते हैं। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकता। बट बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, हाँ आप खुद 5'3" हो, आपका ओपोनेंट 6'1" है, आप क्या कर लोगे? वो तो बोलेंगे एज कैटेगरी सेम है। एग्जैक्टली। हाँ, हाँ तो अब वो बेचारा अगर वो 5'3" ही है, हाँ either he adapts his game in that way हाँ and works on his muscle mass similarly, हाँ तो वो निकलेगा आगे। और उसको वो पेशेंस भी रखनी पड़ेगी कि 14 ईयर्स की एज में तू compete नहीं कर सकता 6'1" वाले से, क्योंकि अभी तेरी बॉडी रेडी नहीं हुई है वो मसल मास देने के लिए। 14 साल के बच्चे जा रहे हैं, 6'1" हो रहे हैं। हाँ भाई साहब 5'10" तो हो रहे हैं। ओपोनेंट उसको मिल जाता है इतना। हाँ 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 उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी उतनी होती है। ये 5 वाला शायद लेट मैच्योरर है, हाँ तो ये अभी नहीं compete कर सकता है। इसको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन से डील करना पड़ेगा। यार 5 फुट 3 इंच का कोई बच्चा है, अगर सेम एज ग्रुप, यस। 5 फुट 3 इंच का बच्चा, से फॉर एग्जाम्पल ही 16 वर्सेस 5 फुट 10 इंच वर्सेस 6 फुट 1 इंच, इन तीनों के बीच में देयर विल बी बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन देयर मसल मास, साइज एंड स्ट्रेंथ। यस। मतलब जो 6 फुट 1 इंच का बच्चा है उसकी मसल मास वर्सेस हाँ। 5 फुट 10 इंच वाले का मसल मास में जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल, इट्स अ क्लियर साइन वो अर्ली मैच्योरर था, तो उसकी बॉडी मसल मास डेवलप करने के लिए रेडी हो चुकी है। ये जेनेटिकली कम हुआ तो अलग केस है, जैसे पहाड़ी जीन्स में दिखता है आपको। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, बट अदरवाइज कुछ जेनेटिकली लेट मैच्योरर्स भी होते हैं। वो 6 फुट 1 इंच वाले के स्पाइने इरेक्टस, हाँ, वो स्पाइने इरेक्टस ही होगे ना? इरेक्टर स्पाइन है। इरेक्टस स्पाइने वो डेवलप होके खत्म हो चुके होंगे। हाँ, मतलब खत्म तो नहीं हुए होंगे, बट हाँ लाइक वो उसको एक बेस मिल गया है, हाँ अभी दूसरे वाले को नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ, तो ये चीज़ आपको वही है, आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्ले करो और पेशेंट रहो, क्योंकि जब अब आप 20 के हो जाओगे ना, जब
तब उसमें और आप में अब कोई फ़र्क नहीं रहेगा। बट वो 6 फुट 1 इंच वाले का वो जो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हाँ वो भी ऊपर शिफ्ट हो गया होगा, उसको भी नीचे लेकर आना पड़ेगा तुमको। हाँ, वही उसका फिर कोर्ट मूवमेंट उस तरीके से चेंज होगा। हाँ। मतलब दोनों की प्लेइंग स्ट्रैटेजीज अलग होंगी, बट ये कि अब आप मुकाबला कर सकते हो उसका। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। तो व्हाट आर द मेंटल हैबिट्स ऑफ लाइक योर मोस्ट सक्सेसफुल, लाइक क्लाइंट्स कह लो, कुछ कह लो, लाइक मेंटली कैसे होते हैं वो? फॉर एथलीट्स, हाँ। स्ट्रीट स्मार्टनेस ओके। के अलग अलग, जो मैंने वही कहा, उन्हें डालो बचपन से अलग अलग सिचुएशन में, हाँ। तो वो जब रहे होंगे ना तो वो संभाल लेंगे। क्योंकि आपने मूवी देखी होगी दंगल। नहीं देखी। अच्छा, अभी तक शॉर्ट्स में देख चुका हूँ पूरी मूवी में। ओके। हाँ। तो उसमें बेसिकली जो मैं रेफरेंस देना चाह रहा था, उसमें एक सीन होता है कि वो बचपन में जब छोटी होती हैं, आमिर खान जाके उसे पानी में फेंक देता है अपनी हाँ, दोनों हाँ, बेटियों हाँ, को, और ऊपर से यही चिल्लाता है कि मैं हर जगह नहीं खड़े होने वाला। हाँ। तो सेम चीज़ है, भले ही इवन कोर्ट के पीछे कोच का बैठना भी अलाउड होता है, कोच आपके साथ अंदर नहीं खेल सकता। नहीं खेल सकता। तो उसमें सिचुएशंस बनेंगी ऐसी जहाँ पे आपको खुद ही हैंडल करना है। एंड आई एम टॉकिंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली, या कि गेम का स्ट्रैटेजी भी और फिजिकली भी। मिल गया प्लेयर अच्छा, उसने चला दी 21 पॉइंट की तीसरी रैली तक भी ले गया, वहाँ पे भी आप वो कर गए, सेम कर गए, उसे ड्यूस कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट और लेने पड़ रहे हैं, इतना लंबा खींच रहे हो। तो अब बच्चा अगर मेंटली डेवलप्ड है तो उसे पता है कि मेरे को एनर्जी अपनी बचा के रखनी है यहाँ पे। वो ज़्यादा शॉट्स ही ऐसे डाल रहा है कि उसे ज़्यादा मूव ही नहीं करना पड़ रहा, या वो सामने वाले को भगा भगा के थका रहा है, खुद नहीं इतना मूव कर रहा। तो ये तब आएगा जब वो सिचुएशन में बार बार पहले पड़ा होगा। बिकॉज जब इमरजेंसी पड़ती है, व्हेन शिट हिट्स द फैन, या तो आपके रिफ्लेक्सेस या जो लॉन्ग टर्म मसल मेमोरी डेवलप हुई होती है वही हेल्प करने वाली है। एग्जैक्टली। और वो तभी होगी जब उसको डाला होगा उस सिचुएशन। हाँ। तो ये चीज़ है, पहली चीज़ तो स्ट्रीट स्मार्टनेस और वो मेंटल मेच्योरिटी आ रही है अलग अलग सिचुएशन से डील करने की। एंड बोथ एज अ फिजिकल प्रेप कोच, एज अ पेरेंट, एज अ स्पोर्ट कोच, आप तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हो इसके। गॉट इट। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल फ्रॉम माई एथलीट ओनली। मुझे लग रहा था दैट ये उतनी बड़ी ना रिस्क टेकर नहीं है, सेफ खेलती है बहुत। मैंने उसको ऐसे टारगेट दिए जो कि ऑन पेपर अनअचीवेबल ही थे उसके करंट लेवल पे, रनिंग टारगेट्स। और वो देख के बोली भी, सर आप ये क्या दे रहे हो मुझे? और मैंने भी उसे कुछ प्रेस नहीं करा, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तुझे बस ये करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोला मैंने उसे। मैंने कहा देखी जाएगी, तुझे बस ये करना है। उसने किया और वो अचीव नहीं कर पाई, विच वॉज नॉट एट ऑल अ इशू फॉर मी। बट सेकेंड थर्ड सेशन तक आते आते वो अचीव भी करने लग गई। जब उसने अचीव करा तो उसका टारगेट था, लेट से 4 मिनट्स में उसको 800 मीटर्स कवर करने थे। ठीक है। ठीक है, विच इज़ अ 5 मिनट्स ऑफ 1 किलोमीटर स्पीड। फॉर हर एज एंड लेवल इट वॉज प्रेटी गुड। हाँ। उसको समझ आना शुरू होगा कि मैं पहले ही सीधा तेज़ नहीं भाग सकती, वरना मैं थक जाऊंगी। हाँ। बट मैं ऑपोजिट भी नहीं कर सकती कि मैं बहुत ही स्लो स्टार्ट ले लूँ, तो मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं लास्ट तक कवर नहीं कर पाऊंगी। तो फिर वो अपनी स्ट्रैटेजीज खुद ही बनाएगी, खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। मुझे टर्न पे कितना करना है, मेरे को अपना हैंड मूवमेंट कितना रखना है कि मैं एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही। हाँ। जब ये सब स्ट्रैटेजीज वो डेवलप करने लग गई दूसरे तीसरे सेशन तक, उसने अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करी। अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसको ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, ट्रांसलेट होना शुरू हुआ कि मैं रिस्क ले सकती हूँ, कि सिचुएशन से डील कर सकती हूँ। तो एज अ फिजिकल प्रेप कोच मैं यहाँ रोल प्ले कर सकता हूँ। इट वॉज मोर अबाउट मेंटल दैन हर फिजिकल कैपेसिटी बिल्डिंग। वो हो रही है, वो एक साइड बेनिफिट मिल रहा है। एज अ पेरेंट, मैं उसके पेरेंट्स से बात कर रहा था। मैंने उन्हें कहा कि क्योंकि आजकल के पेरेंट्स आई फील आर गेटिंग ओवर प्रोटेक्टिव। हाँ। कहीं कहीं वो सही भी है कि सिचुएशंस ऐसी हैं, बट कहीं कहीं छोड़ना भी पड़ता है, हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली एक एज के बाद उसने लाइफ खुद ही डील करनी है। ट्रू। सब तरीके के क्लाइंट्स आते हैं आई गेस। यस। फैट लॉस और मसल गेन की अगर बात करी जाए, दोनों के लिए प्रोग्राम सेम रहता होता है, क्या फ़र्क रहता होता है? कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं इफ़ आई टॉक जस्ट अबाउट द ट्रेनिंग। ओके।
उसमें फैट लॉस और मसल गेन में मेन ये रहेगा दैट योर कार्डियो प्लेसमेंट इज़ आफ्टर योर स्ट्रेंथ वर्कआउट. ओके. That's like the most efficient way when you are fat loss focused. And if the client is like very thin, lean और वो मसल गेन या वेट गेन करना चाहता है देन उसके लिए उसके कार्डियो पे कंट्रोल डालना पड़ेगा. ओके. अदरवाइज उसको उतना ही ज़्यादा खाना पड़ेगा विच बिकम्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू मैनेज ऑन अ डेली बेसिस. ये मेन डिफरेंसेस रहते हैं. ओके. अगर मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूँ इट्स द सेम. ठीक है. स्ट्रेंथ लाने का मतलब फंडा सेम है या दोनों पैरामीटर्स में, बस वहाँ Yes. पे हमको फैट लॉस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. या उसकी कार्डियो की टेक्निक टाइमिंग थोड़ी बदल जाएगी. जैसे जैसे मैंने बताया टेक्निक में आई वुड बी मोर फोकस्ड स्पेशली अ जेन पॉप क्लाइंट की स्टडी स्टेट कार्डियो. क्या? स्लो रनिंग, स्लो वॉकिंग, वेट्स के साथ वॉकिंग, जिम है तो इंक्लाइन पे वॉक करवाया विच इज़ इंक्रीजिंग इज कैलोरी एक्सपेंडिचर, गिविंग यू कैन से सम एफर्ट टू हिज और हर हार्ट. तो एक कार्डियोवैस्कुलर बेसिक कंडीशनिंग भी डेवलप हो रही है बट वो इतना हाई इंटेंसिटी भी नहीं जा रहा जहाँ Got पे it. क्या होगा उसकी बॉडी कार्ब सोर्स यूज़ करना शुरू हो गई. दैट हैज़ अ डाउन साइड कि जाके उसको भूख भी उतनी लगेगी फिर. ये तो है. हाँ उसको रिफिल करना है. हाँ. तो दैट कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन कि वो कैलोरी डेफिशिट में रह पाए. ठीक है. अनटिल गया. अनलेस वो एथलीट नहीं है, हाँ. मतलब एथलीट हाँ नहीं है तो मैं नहीं फोकस करता इतना हाई इंटेंसिटी कार्डियो पे. तो एक तो हो गया अपना हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, या HIIT, यस हाई इंटेंसिटी कार्डियो, यस और एक होता है अपना लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट. यस. फैट लॉस के लिए कौन सी चीज़ रेकमेंड करी जा सकती है? मैं 90% बोलूँगा क्लाइंट्स के लिए लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट कार्डियो. ओके. 2 रीजंस. एक मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया कि आपका फैट यूटिलाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा है या. तो आप ओवरऑल अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो डे का, प्लस आप फैट एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ कर रहे हो. ओके. Second benefit of this is most people are not trained enough in terms of their muscles and joint health. So these are low impact activities as compared to any high intensity activity. उस वजह से उनके joints भी safe रहते हैं. ठीक है. So these 2 reasons are the main की low intensity steady state better है. तो जैसे फॉर एग्जांपल लोग आजकल स्किपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. Yes. दैट्स HIIT. No. ओके. No. HIIT को मैं डिफाइन कर देता हूँ. हाँ. बहुत ही मिसयूज्ड अंडरस्टूड टर्म है ये मार्केट में. एग्जैक्टली. हाँ. HIIT की फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. हाँ. इससे पहले एक और भी होता है HIT. ओके, हाई इंटरवल ट्रेनिंग. तो इंटरवल ट्रेनिंग कहाँ से आया? उसका कंसेप्ट ये था कि मेरे पास इतना काम है और अब मैं इसको इतना इतना तोड़ तोड़ के करूँगा. इसका बेनिफिट मुझे ये मिल रहा है कि मैं 5 किलोमीटर 20 मिनट्स में नहीं भाग पा रहा था बट मैं 1 किलोमीटर 4 मिनट्स के 5 रेप तो कर पा रहा हूँ. तो मैंने वो सेम वर्कआउट वॉल्यूम ले लिया एट अ हायर इंटेंसिटी, ब्रेक्स ले लेके. गॉट इट. तो यहाँ से इंटरवल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आया. ओके. अब इसमें अगला स्टेप जो आया हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो ये कहता है कि इंटेंसिटी शुड बी हाई. बाय इंटेंसिटी मीन्स हाउ हार्ड द वर्कआउट इज़. सो अगर मैं इसको आपके हार्ट रेट से कोरिलेट करूँ, वो इंटेंसिटी जहाँ पे लेट्स से 20 ईयर ओल्ड है उसका 190 हार्ट रेट चल रहा है. ओके. 95%. हाँ. वो उसके लिए HIIT है. ठीक है. वो हार्ट रेट अचीव करने के लिए हाँ. he takes cycling, he does skipping, he does burpees or he does running or something else. That is just activity type. It's not that burpees अपने आप में एक high intensity है. हाँ. अगर एक क्रॉसफिट एथलीट इतना ट्रेंड है उसके लिए 10 burpees पे वो हार्ट रेट ही नहीं जाएगा. तो मैं ये नहीं बोल सकता ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहा था. गॉट इट. तो मोस्ट लोगों के लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज़ एज सिंपल एज आप 15 सेकेंड्स के बाइक पे जाके स्पिन बाइक पे जाके स्प्रिंट्स लगा रहे हो. हाँ. हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, 15 मिनट में सेशन ख़त्म. गॉट इट. गॉट इट.
तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन से ही बहुत सारे लोग, क्या ऑलमोस्ट 90% ऑफ जनरल पॉपुलेशन ले लो, उनकी कार्डियोवास्कुलर कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ इज नॉट अप टू, मतलब उनकी एज के हिसाब से। ट्रू दैट। कैसे काम किया जाए उस चीज़ पर? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आपका। फर्स्ट प्रोसेस इज बिल्डिंग योर बेस। ओके। आप अपना घर बनाते हो, उसको हिंदी में कहते हैं नींव डालना। हाँ जी। आपकी नींव है लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, प्लस सेम रूल अप्लाइज, वीकली वॉल्यूम 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। गॉट इट। एंड लास्ट थिंग, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप 12 मिनट्स का जॉग से स्टार्ट करें या 12 मिनट्स फास्ट वॉकिंग से स्टार्ट करें। ठीक है। उसके बाद उसी में ही बढ़ाएं, एंड देन मे बी नेक्स्ट वीक यू कैन डू इट 15-20, इस तरीके से यू कैन हैव अ प्रोग्रेशन। ठीक है। अदरवाइज जो आप लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कर रहे हैं, वीक में राउंड अबाउट 3, बट आपका रिकवरी अच्छा है तो 4 to 5 सेशंस भी आप ले सकते हैं जस्ट Got फॉर it. दिस टाइप ऑफ कार्डियो। हाँ हाँ। आप ऐसा करिए, 4 to 6 वीक्स में आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा। ओके। देन आप इंटरवल ट्रेनिंग जैसे मेथड्स पे जा सकते हैं। उसमें आपके पास 3 मेन मेथड्स हैं। एक आपका है इंटरवल ट्रेनिंग, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपने बड़े पार्ट को सिंपल स्प्रिंट्स लगाए। हाँ। सेकेंड मेथड है टेम्पो रन, ओके। कैन बी सेम अप्लाइड टू लाइक साइकिलिंग ऑल्सो। तो टेम्पो रन में क्या है, छोटा टाइम रहेगा, लेट्स से 15 मिनट्स, बट वो 15 मिनट में 0 to 15 एक हायर इंटेंसिटी पे ही काम कर रहा हूँ। ओके। इट कुड बी लेट्स से 80%। हाँ। तो एक 20 ईयर ओल्ड के लिए इट विल बी राउंड अबाउट 160 का हार्ट रेट उसे मेंटेन करना पड़ रहा है। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, 15 मिनट भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर आप ट्राई करोगे 8 to 10 मिनट्स के बाद ही जो बंदा फर्स्ट सेशन ले रहा होगा ना, इट विल बी टू मच फॉर देम। हाँ हाँ हाँ। दैट शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। वो तो या ओके, एंड देन यू इंक्रीज। देन लास्ट इज fartlek method, which is a Swedish word, comes from speed play. ओके। इसमें क्या होता है, मैं फास्ट स्लो के कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ, हाँ। एंड इट कैन आइदर बी स्ट्रक्चर्ड कि ट्रैक पे 400 मीटर का ट्रैक है, मैं 50 स्लो किया 50 फास्ट किया, ऐसे करके चल रहा हूँ। हाँ। या जो इसका सबसे फन पार्ट आता है, एंड आई पर्सनली प्रेफर, इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड पार्ट। यू गो टू एनी कंट्री साइड और वहाँ पे आपका कहीं पे इंक्लाइन आ रहा है, कहीं पे सॉलिड रोड है, कहीं पे सैंडी है, कहीं पे डिक्लाइन आ रहा है, अलग अलग सर्फेसेस एंगल्स आ रहे हैं, एंड कुछ भी डिफाइंड नहीं है। सो एक तो नेचर टेक्स यू आउट ऑफ द बोर्डम, गुड फॉर योर अदर हैप्पीनेस हार्मोन्स, एंड देन कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो एक रेगुलर रूटीन से हट के मिलता है। तो जनरल पॉपुलेशन जिनके लिए उन्हें एक्सरसाइज से स्टिक करना होता है, ऐसे इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स बहुत हेल्प करते हैं। गॉट इट। ये तो खैर बहुत ही वो कंट्री साइड वाली बात होगी, विच आई बिलीव इज नॉट एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। या इफ यू लिव इन दिल्ली देन आई कैन अश्योर यू देयर आर फ्यू प्लेसेस है। हाँ, देयर आर फ्यू प्लेसेस ओवर है। संजय वन हो गया, हाँ, ठीक है। आप पोंटा पार्क हो गया, हाँ, नजफगढ़ की साइड जा सकते हो आप, नजफगढ़ से ओल्ड गुड़गांव, वहाँ पे अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। मैं क्या करता होता हूँ, whenever I have to start a cut, मुझे अपना I don't like doing HIITs. ओके, I'm a total LISS वाला guy. हाँ, Like LISS for life वाला सीन है मेरा। ओके, मैं साइकिल पे आया, हाँ, मैंने 2 मिनट के लिए उसको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे लगा दिया, से फॉर एग्जांपल 8। ओके, 2 मिनट के लिए करा, फिर 2 मिनट के लिए 8 को कम कर दिया 5, ओके, एंड आई कीप ऑन साइकिलिंग इन बिटवीन देम, हर 2-2 मिनट के इंटरवल्स के बाद। ठीक है, जहाँ तक आई कैन डू इट, आई कैन पुश माई सेल्फ, वहाँ तक पुश करा। 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद छुट्टी। ओके, सेम इज द केस विद लाइक व्हेन आई एम ऑन द ट्रेडमिल, आई डोंट वांट टू वॉक, इंक्लाइन पे मैं वेरिएशन ले सकता हूँ। फुल कर दिया, ठीक है, हाफ कर दिया, फुल कर दिया, हाफ कर दिया। दिस इज व्हाट आई डू। इज दिस LISS? दिस इज fartlek. This is fartlek. Yes.
हाँ एक तरीके स्पीड प्ले ही कर रहे हो आप, Exactly. आपका हार्ट रेट इस तरीके से चल रहा होगा इस हाँ, समय, तो हाँ. अगेन एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव देन LISS. Okay. So once your base is ready, then हाँ. this is a better method to do. For fat loss. Yes. And just if I want to give a general guide to anyone, हाँ you can take 1 to 2 sessions of LISS per week. हाँ. Take 1 to 2 sessions of this. हम्म. एंड इसके बाद भी टाइम है या इंटरेस्ट है तो एक सेशन आप इंटरवल ट्रेनिंग ले लो, ठीक है. बिकॉज इंटरवल ट्रेनिंग इज सुपीरियर दैन द अदर मेथड्स व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स. Okay. ओके, फॉर योर कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ. हाँ बट देन फॉर अ जनरल पॉपुलेशन क्लाइंट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी, सो स्किपेबल ऑल्सो. ठीक है. Got it. तो रिकॉम्पोजिशन के लिए बॉडी को अगर हम कोई बंदा रिकॉम्पोजिशन के लिए जा रहा है अगर, तो डाइट और ट्रेनिंग को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, गोल वाइज कैसे उसको ओरिएंट करें? बिकॉज कभी कभार मेरे को लगता है कि नहीं यार, आई शुड बी ऑन अ डेफिसिट ऑफ 500. कभी कभार मेरे को लगता है कि आई शुड बी ऑन अ डेफिसिट, आई शुड बी हैविंग मोर कैलोरीज. कभी कभार लगता है कि यार मेरे को अगर मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो आई शुड बी ट्रेनिंग सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट. ओके, मतलब वो एंड प्लस मोस्ट आई थिंक सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक कि मेरे को कार्डियो करना है हफ्ते में 3 दिन, ठीक है, और बाकी 3 दिन मेरे को एब्स लेनी है. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द अप्रोच, और इज इट अगेन वेरी कस्टमाइज्ड, वेरी पर्सनल? नॉट वेरी लाइक नॉट वेरी कस्टमाइज्ड, या बट एक्चुअली ये दो रास्ते होते हैं इसमें. ओके. You first need to know where you are. So if your body fat as a man is around is less than 15 to 18%, so this means muscle building should be your priority. ओके. So then you take a small surplus. If you take a big surplus like or a deficit like 500 calories, then it is hampering. If it was a deficit of 500, वो muscle gain hamper कर रहा है. हाँ If it is a surplus of 500, वो fat loss hamper कर रहा है, ठीक क्योंकि है. आप दो चीज़ें एक साथ अचीव करना चाह हाँ. रहे हो. तो अब if you are less than 15 to 18% body fat, then your focus should be around taking surplus of 200 calories than your current requirement, गॉट इट. and you should be limiting your cardio now. ठीक है. हाँ Muscle building priority है. हाँ. एंड देन द रिवर्स हैपन्स. अगर आपका 15 to 18 से ज़्यादा है तो फैट लॉस प्रायोरिटी है वहाँ पे. या तो यू टेक अ स्मॉल डेफिशिट with paired with a high protein intake that remains the same in both cases, and then you can focus more on the cardio part also alongside. गॉट इट. So yeah, that's how you approach it, your body recomposition. So, is it true that cardio will kill your gains? Yes, Okay. smart cardio won't, हाँ. but not regulated Okay. or not well thought cardio will kill your gains. For example. फॉर एग्जाम्पल इट्स बेसिक, आप ओवर ट्रेन कर रहे हो तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा जा रहा है, हाँ. तो आपको उतना ही खाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है. सो आप मसल को वो इन्वायरमेंट ही नहीं दे रहे हाँ. ग्रो करने का. एंड टू सिंप्लीफाई इट, बॉडी कार्ब स्टोर ख़त्म करेगी, फैट स्टोर ख़त्म करेगी, प्रोटीन स्टोर ख़त्म करेगी. उसके बाद व्हेन इट स्टार्ट्स यूजिंग प्रोटीन, इट सिंपली मीन्स योर मसल हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन. अब अगर आप लॉन्ग टर्म तक डेफिशिट में ही रह रहे हो, अगर मेरे पास वो पहले 2 सोर्सेज है ही नहीं, या बहुत जल्दी मेरा फैट सोर्स ख़त्म हो जाता है, तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी. सो इट विल किल योर गेन्स. तो मतलब हाई प्रोटीन डाइट पे जाना ज़रूरी है whenever we are going for excessive cardio. Yes, it prevents your muscle loss, हाँ. and then cardio should be limited. ठीक है. You need to learn how to limit it, कि उसको कितना तक रोकना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है. ठीक है. क्योंकि I agree with this like wholeheartedly कि कार्डियो, बट मेरा कहने का प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा उल्टा है. Okay, बट आई थिंक यू वर वेरी ब्लंट एंड दैट वाज गुड विद इट. okay. बेसिकली वही सीन है ना कि मतलब कार्डियो वोंट किल योर गेन्स. Yes, हाँ, मतलब वो कार्डियो वोंट किल योर गेन्स टिल द पॉइंट तुम्हारा न्यूट्रिशन ठीक है
एंड कार्डियो विल किल योर गेन्स अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन खराब है. यस, हाँ तो एंड एक्चुअली कार्डियो विल हेल्प योर गेन्स. ओके. इफ जैसे मैंने कहा स्मार्ट वाला अगर है, हाँ न्यूट्रिशन इज 1 पॉइंट, हाँ आपका वर्कलोड साथ में मेंटेन्ड है, हाँ. सो इट इज इंक्रीजिंग योर बोथ मसल एंड हार्ट कैपेसिटी Yeah, टू वर्क आउट मोर. that's true. आप अगर देसी चीज में बात करूं, जो हम देसी वर्कआउट्स जिसको कहते हैं, आप किसी भी उस जिम में आज भी जाएं, वो पहले आपको कितना भगाते हैं, कितना इंड्योरेंस बेस्ड आपको ट्रेनिंग कराते हैं. मतलब बिगिनर को ही 10 पुलअप के 4 सेट करने को कह देते हैं, क्योंकि वो बेस ऐसा बना देते हैं कि वो हैवी ट्रेनिंग ले सकता है, 2 घंटे जाके ट्रेन कर सकता है. Exactly. सो इट डज हेल्प, बट देन अलाइड फैक्टर्स भी आपको साथ में ध्यान रखना. वही इंटरेस्टिंग. चलो देसी की बात हुई है, मैं थोड़ा एडवांस हाईटेक की बात कर लेता हूँ. ओके. चैट जीपीटी यूज करा है फॉर ट्रेनिंग. डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, yes, I've tried it a few times. So you're a very experienced guy. Yeah. जनरल पॉपुलेशन का कोई बंदा अगर यूज करे चैट जीपीटी, वुड यू रिकमेंड? So that they can make their own training program. With the present technology, no. ओके. Because जब भी मैंने यूज़ करा है, जिन भी पर्पसेस के लिए यूज़ करा है, एज अ ट्रेनर आई हैड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नॉलेज कि मेरे को इसको अपने हिसाब से मोल्ड कैसे करना है, ओके. इसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है, और इफ़ेक्टिव से भी ज़्यादा जो जेन पॉप के साथ एक वो होता है कंसर्न, सेफ, हाँ वो कैसे बनाना है, हाँ. वो मैंने मॉडिफिकेशंस कर ली. ठीक है. तो इट हेल्प मी कि मेरा 80-90% बेस काम कर दिया उसने, मैंने कर लिया. जेन पॉप वाले को नहीं पता कि समझ उसके गया. स्पेसिफिक्स क्या है, हाँ. तो वहाँ पे वो हो सकता है एक गलत ट्रेनिंग प्रोग्राम, आइदर दे मे बी ट्रेनिंग टू मच और ट्रेनिंग टू लेस, और मे बी ट्रेनिंग नॉट सो इफेक्टिवली. गॉट इट. सो 100% रिलायबल नहीं होना चाहिए चैट जीपीटी के लिए. ओके. बिकॉज आई यूज चैट जीपीटी ओके. फॉर डिजाइनिंग अ वर्कआउट प्रोग्राम. बट मेरा ये होता है कि मैं वो ना उसको सिर्फ, फॉर मी इट इज़ बेसिकली अ मीडियम टू राइट. यस. मेरे को ऐसा हो गया कि अच्छा उसने एक बेस बना के दे दिया मुझे, दैट इज रिटन इन नेचर. उसके ऊपर मेरा एड ऑन होता रहता है, वट एवर आई वॉन्ट टू ऐड, वट एवर आई वॉन्ट टू टेक आउट ऑफ इट, या. एंड दैट इज इट. बट दैट्स नाइस कि मतलब जेन पॉप को नहीं यूज करना चाहिए अभी राइट नाउ इन इट्स करंट कैपेसिटी. या. इट्स बेटर टू स्टिक टू अ पर्सनल फिटनेस ट्रेनर. यस. गॉट इट. ठीक है. टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अगर, तो फिटनेस ट्रैकिंग की आई थिंक बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई मीन हम लोगों ने जोन 2 कार्डियो के बारे में बात कर ली है. यस. बेसिकली द व्हाट, द हाउ, व्हाई, एवरीथिंग अबाउट फिटनेस वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, एंड डू वी एक्चुअली नीड देम? सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट डू वी एक्चुअली नीड देम. हाँ. The positive side is it has been seen that when you have a tracker with you, your physical activity increases. ओके. Researchers have shown this. So आपका एक motivation, enthusiasm बनता है once you start seeing some numbers with you. The downside is अगर वो numbers खराब आते हैं, या बहुत सारे fitness trackers अलग अलग metrics देते हैं Yeah. which are not so reliable. The metrics they are giving in terms of ki they are giving you their your recovery score. हाँ. It's not a very reliable number. ओके. But there are people वो उस चीज़ को they take it on their heart, हाँ. and they maybe like get demotivated, हाँ, stop हाँ, training. हाँ. ये तो रिसर्च हुई है. हाँ. हाँ. Okay. तो वो downside भी आ जाता है वहाँ पे. So you need to understand कि it has a benefit. Yeah. But how are you planning to use it? Okay. For some, tracking their sleep is important. Yeah. For some, their heart rate would be an important thing. If you are using it for your SpO2 or blood pressure, it's not a good thing. Like, it's not a very go-to device you should be having. Okay. Blood pressure तो बिल्कुल भी नहीं. Yeah. SpO2 भी नहीं. नहीं. So उसमें एक ही सेंसर है आपके स्किन सरफेस पे जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है, उससे स्मॉल मूवमेंट्स होती है, उस सेंसर से वो उसको ट्रैक कर रहा है
क्योंकि वो ठीक है। लाइट थ्रो करता है तो हाँ, हाँ। रिफ्लेक्शन के बेस पे वो कर रहा है. हाँ. So actually में the only accurate measure you have physiologically is your heart rate. ठीक है. And most studies also show that for heart rate, these devices are very accurate now. If you are, for example, talking about metrics like blood pressure or SpO2, Yeah. these are based on some algorithmic calculations. So it's not very accurate. You can just have a rough idea about it. Okay. Similarly, sleep duration is still good, but other than that, जो जैसे डीप स्लीप टाइम्स दिखाते हैं, REM स्लीप दिखाता है, अभी भी वी हैव नॉट रीच दैट हाई रिलायबिलिटी टू इट. So you need to first understand why do you need it. For a lot of older population, they need step count. Yeah. एक फ़ोन के कंपैरिजन में वॉच इज़ अ मोर रिलायबल सोर्स. So then, amazing, use it. So this is how you should be choosing your fitness tracker. That first decide your purpose. Then हर कंपनी आज की डेट में खुद ही रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दे रही है अपने डिवाइस की. सो यू कैन जस्ट क्विकली उनके वेबसाइट पे चेक इट एंड सी, बिकॉज सम कंपनीज आर गुड विद HR ट्रैकिंग, some companies are good with sleep tracking, Yeah. some have a high quality GPS and accelerometer. हाँ. So if you are a marathon runner, आपकी outdoor runs उस पर बहुत अच्छी ट्रैक हो जाएंगी. So then you should be using that. So this is how you decide which device you need, and they do help, but be mentally ready कि उससे demotivate नहीं होना है अगर ऐसा कुछ हुआ ऊपर नीचे. तो ये तो चलो हो गया, मतलब द इनसाइड्स. Yeah. हाउ टू बाय अ फिटनेस ट्रैकर. लाइक इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, Yes. राइट? लाइक पैसा बजट देख के ही सारी चीज़ें करी जाती होती हैं. सो हमको क्या बजट माइंड करना चाहिए, ब्रांड माइंड करना चाहिए, सेंसर या कनेक्टिविटी? व्हाट शुड बी द मेन प्रायोरिटीज इफ अ फ्यू, जब हम कोई फिटनेस ट्रैकर खरीद रहे हों? Sensor quality हाँ. and the algorithm, who or where and how accurate it was built. अब वो कहाँ से पता लगेगा? हर कंपनी ये इन्फो दे रही है आज की डेट में. ओके. On their website or just a simple Google search, हाँ. there would be other researches available. ठीक है. Very easy to use आज की डेट में. मतलब YouTube पे भी लाइक वी कैन सर्च फॉर. there are people reviewing it. या. इतनी डिटेल में जाने वाले लोग कम है. हाँ, Like हाँ, हाँ. US में I know sports scientists who have moved from sports to this side. हाँ 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 तो वो चीज़ अवेलेबल तो है, हाँ. बट वो एक क्लिक पे अवेलेबल नहीं है. ओ बिल्कुल भी नहीं. एग्जैक्टली. हाँ. तो आपको ढूंढना पड़ेगा. उससे बेटर इफ़ यू यूज़ एनी जेमिनाई और ChatGPT और समथिंग, हाँ. तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ. ठीक है. मैं इस वाले बीच के पोर्शन को हटा दूंगा, वो जहाँ पे मैंने कहा है तेरे को कि एक बंदा है. ओके. हाँ. ठीक है. तो इफ यू वुड वांट टू बाय वन वॉच फॉर योरसेल्फ, या व्हिच वन वुड यू गेट? माय, सो अगेन यूज़ केस आता है. हाँ. सो माय पर्सनल चॉइस इज़ राइट नाउ पोलर. ओके. उसका एक यूज़ केस है दैट इट इज़ टेलिंग अबाउट न्यूरोमस्कुलर फटीग ऑल्सो. ओके. So as a person who is more into like very physically active हाँ. or a sports person, these things help a lot. ओके. But on the other hand, if I was just a runner or just a runner, I might prefer Garmin because it's much cheaper also. या. And it can be attached to your heart rate straps. So उसकी heart rate की जो measurement है, it becomes more reliable. Got it. बट अगर मुझे मेरे पेरेंट्स को लेके देनी है, हाँ. इवन जो आपके बैंड्स आते हैं, नॉट इवन अ वॉच, हाँ. फॉर ब्रांड्स लाइक फिटबिट, दे आर ऑल्सो वेरी गुड इनफ. ठीक है. ठीक है. ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम मी. ओके. कभी कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस खरीदोगे? जैसे Never. वूप हो गया. नेवर. नेवर. नो, नेवर. ओरा रिंग, वूप, हाँ. ये सब डिवाइसेस आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करके दे रहे हैं. 99% पीपल डोंट नीड इट. इवन विद एथलीट्स वी हैवंट स्टिल रीच दैट पॉइंट जहाँ पे उसके बेस पे हम अपने डिसीजंस ड्राइव करें. ओके. सो इट्स मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ.
बट जिस लेवल की वो कॉस्टिंग लेते हैं इट्स नॉट वर्थ द बाय राइट नाउ. गॉट इट. क्योंकि मैं अभी कंफ्यूज चल रहा हूँ इन बिटवीन अ Forerunner 265, ओके. अ वूप, कभी कभार एक एप्पल वॉच भी आ जाती होती है बीच में. या ठीक है, तो इन तीन के बीच में मैं मेन कंफ्यूज रहा हूँ. बट वूप तो मेरे को पता है कि मैं अगले साल उसकी कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर सकता. 265 इज़ फॉर 32,000 ओके. या बाहर से अगर मैं मंगवा रहा हूँ तो. एंड मैं उसके ऑलमोस्ट 28,000 रुपये दे रहा हूँ, 28-30,000 रुपये वूप के, या जो मुझे हर साल देने हैं. एंड जबकि दोनों के मेट्रिक्स सेम है, रिजल्ट दोनों और सेम दे इसमें रहे हैं. एक फैक्टर आपको और काउंट करना होगा. ऑल दीज थिंग्स आर आइदर इन यूरो और यूएसडी हाँ एग्जैक्टली. विच इज राइजिंग. हाँ विच इज़ राइजिंग. या सो प्रोबेबली आप नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है 32 दे रहे हो. हाँ ऑफ कोर्स, यू नेवर नो. हाँ, तो इट्स नॉट एट ऑल जस्टिफाइबल. हाँ मेरे एक एथलीट के साथ हो भी चुका है. ओके. ही बॉट इट बट अब नहीं यूज़ कर रहा वो. वूप. यस. एंड एक और चीज़ आपको सोचनी होती है. सो माई ब्रदर हु लिव्स इन यूएस ही इज़ यूजिंग ऑरा रिंग. ओके. बट देन उसके लिए $300 इतनी बड़ी बात नहीं है हाँ जितनी वो कमाई कर रहा है और वो हाँ सब. तो उसके लिए ठीक है, हाँ. नहीं हमारे लिए नहीं है. अंडरस्टैंडेबल. हाँ. सो नो नॉट एट ऑल. एंड इफ आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई वॉच 2019 बॉट फॉर 17,000 स्टिल वर्क्स परफेक्ट. हाँ तो ठीक है, कुछ अपडेट्स आते हैं, फीचर्स बढ़ते हैं. अगर मैं इन 6 ईयर्स में 2 बार भी बदल लेता तो भी उसकी 1 साल की कॉस्टिंग थी वो. हाँ एग्जैक्टली. माय गुडनेस. खैर, कमिंग बैक, हम बात कर रहे थे रनिंग की. रनिंग से मुझे ध्यान आया अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. ओके. लाइक हाउ डज टेस्टोस्टेरॉन वर्क इन आजकल का जो हॉट टॉपिक है, दैट इज मेन. यस. कितना इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है आजकल की ट्रेनिंग पर, जहाँ पर मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन गिर रहा है डेकेड बाय डेकेड. लाइक यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 5 years आई बिलीव. Yeah, you can say this year is completing a decade. हाँ अच्छा, ओके ग्रेट. Yeah, because yes, you can say. ग्रेट. तो 10 साल के अंदर अंदर क्या चेंजेस देखे हैं लोगों के मेल्स के टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स में? ओके, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की मैं बात करूं हाँ. तो उसमें मैं आपको 6-7 ईयर्स का रेफरेंस दे पाऊंगा. हाँ व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों का पढ़ना शुरू करा, वहाँ पे एक डेकेड की जर्नी हो चुकी है. हाँ तो उस हिसाब से एक ये है कि मेडिकली तो वी आर स्टिल फिट उन रेंजेस में, हाँ बट अदरवाइज इट इज़ डिक्रीजिंग. ओके. And most doctors and people are not considering the fact that after 25 or 30 years of age, आप 10% per decade loss कर रहे हो. या So by the time you will be in your 40s, 50s or 60s, आप काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके होगे. एंड और मे बी जस्ट अ पर्सन इन द 40s वुड बी रिक्वायरिंग TRT. ओके. हाँ सेकेंड थिंग, आप यहाँ पे आपको ये भी सोचना होगा दैट ये सब जो स्टडीज़ भी आ रही हैं कि दे आर सेइंग पर डेकेड 10% का लॉस हो रहा है, वो स्टडी भी आज से 1 डेकेड पहले हुई है. एंड योर लाइफस्टाइल इज एंटी टेस्टोस्टेरॉन गोइंग इन दैट डायरेक्शन इंक्रीजिंगली डे बाय डे. या सो मैं तो स्टडी को 100% आज अप्लाई भी नहीं कर सकता. थिंग्स कुड बी मोर वर्स. ऑफ कोर्स. सो ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा होगा. हाँ देन यू कैन सी कि आपके फर्टिलिटी इश्यूज़ कितने बढ़ चुके हैं, एब्सोल्युटली. विच इज़ अ क्लियर इंडिकेटर बोथ फ्रॉम मेल एंड फीमेल साइड, बट मेल साइड में भी हम बात कर रहे हैं. हाँ एंड ये सब आपकी दूसरी चीज़ होगी प्रोडक्टिविटी, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, हाँ उसमें इफेक्ट डाल रहा है इतना. सो या डिक्लाइन है, पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट एंड इट रिक्वायर्स एन इंटरवेंशन फ्रॉम बोथ डिटेल्ड पर माइक्रो मैनेजमेंट एंड मैक्रो मैनेजमेंट. माइक्रो और मैक्रो में कैसे मैनेज किया जाए? सो मैक्रो से मेरा यहाँ पे मतलब था कि जो एक जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं दैट आप वेट्स लिफ्ट करिए, या आप अपना सन एक्सपोजर इंक्रीज करिए, विटामिन डी आपका इंक्रीज हो रहा है, यू टेक अ हेल्दी फैट डाइट, योर एग्स, होल एग्स इज द बेस्ट सोर्स ओके. हाँ when your goal is to increase your testosterone. या Then you keep your high protein, stressless. So ये सब जनरल गाइडलाइंस है.
इसमें माइक्रो मैनेजमेंट जब आता है तो वो आता है, अगर मैंने बोला रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में मेरे को कैसे उसको डिज़ाइन करना है, दैट माई रेप रेंज आइडियली शुड बी बिटवीन 8 to 12. ओके माई रेस्ट बिटवीन ईच सेट should be between 1 to 2 minutes. 2 minutes is like the max. मैक्स हाँ Okay, then you should have like minimum 3 strength sessions per week, ओके focusing on compound lifts more. So all these things are micromanagement in your strength. ठीक है Cardio में बात करूँ तो sprints are more beneficial than your low intensity cardio. ओके आप सोच रहे हो मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैराथन रनिंग की तरफ चले गए हो, हाँ यू आर डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन. वाओ ओके ये तो मैं केसेस पर्सनली देख चुका हूँ, हाँ बिकॉज मैनी पीपल इन कॉर्पोरेट और लाइक आफ्टर एन एज आर इन टू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग दीज डेज. हाँ वो उतना ज़्यादा उसमें चले जाते हैं दैट उनकी बॉडी कंटिन्यूसली हाई कॉर्टिजोल में रहती है, और कॉर्टिजोल और टेस्टोस्टेरोन एंटागोनिस्टिक हाँ दोनों Yes. ऑपोजिट हैं लड़ते रहते हैं. हाँ तो जब आप इतना कॉर्टिजोल हाई रखते हो उनके टेस्टोस्टेरोन डाउन चले जाते हैं, वाओ उनके हेयर, मूड, हाँ एपेटाइट, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड. वाओ तो इट्स बेटर कि आप ठीक है वीक में 1-2 हाँ focus more on interval training. हाँ गॉट इट And lastly, your from nutrition point of view, हाँ vitamin D through sun exposure is good, हाँ but उसमें भी आपको अपना vitamin D आप supplement कर रहे हो, magnesium supplement कर रहे हो, zinc supplement कर रहे हो. supplement के साथ साथ आप थोड़े natural sources में भी जा सकते हो. Like I have a habit कि मुझे 85% dark chocolate daily रात को 1-2 क्यूब लेना है for the antioxidants and magnesium. नींद आ जाती है उसके बाद हाँ, उसी के लिए तो लेता हूँ. ये दिस इज मैं 99% लेकर आया था 90% 99% जोन सी भी है वो 2 बाइट ही खा पाया था मैं, उसके बाद रख दी थी वो खाई नहीं वो जाती. खाई नहीं जाती उसकी और चॉकलेट ही बनती है सिर्फ. हाँ, उसको तो मैं चॉकलेट नहीं ट्रीट कर सकते. दिस इज खैर अलग ही मेंटालिटी है ये तो. एक चीज़ बताओ मेरे को, मेंटालिटी की जब बात आती है, व्हाट सेपरेट्स एलीट परफॉर्मर्स फ्रॉम रेगुलर एवरेज ट्रेनीज इन द जिम? be it gym, be in sports, what most people don't realize is, and it came through experience, but then I referred to literature later on, ओके and my hypothesis turned out to be true: mental resilience. People who are mentally tough will have a higher chance of getting results, ओके and they can rehab better also, अच्छा and they get injured less also. ओके I'll give you an example again. हाँ आपको धोनी और विराट कोहली इंजर्ड होते हुए नहीं दिखेंगे. नहीं दिखेंगे और इन लोगों पे कितना कंट्रोवर्सी, क्या कुछ नहीं हुआ, हाँ और ये लोग वापस आ जाते हैं वहाँ हाँ. से. सो इट्स अ क्लियर इंडिकेटर दैट दे आर वेरी मेंटली टफ इंडिविजुअल्स. हाँ सो देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन आपके इंजरी अकरेंस और मेंटल रेजिलियंस में. हाँ और यही इंसान आगे जाएगा बिकॉज दे कैन पुश थ्रू देयर बैड डेज. एज अ ट्रेनर मेरे को भी पता है कि मेरे क्लाइंट का आज कुड बी समथिंग, वर्क स्ट्रेस, अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो मैं उसका लोड कम ज़्यादा करूँगा, बट मैं उसकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करने वाला. हाँ बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ें करते 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 वन डे द होल बिल्डिंग बिकम्स कम्स इन द शेप. हाँ So for that, you need mental resilience. And to build that, you need to start having small wins. थके भी हुए हो, 15 मिनट जाओ, करके आओ. हाँ एंड धीरे धीरे आदत आपकी वो आनी शुरू हो जाएगी. एंड सेकेंड थिंग, इस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ. कुछ नहीं है, अपने घर पे एक पुल अप बार लगा दो, हाँ एक योगा मैट अपने रूम में साइड में बिछा के छोड़ दो. व्हेन यू स्टार्ट सीइंग इट, देन यू डू 10 reps, 12 reps, 20 reps, कुछ तो करोगे. या हाँ तो वो अपने आप आपकी हैबिट्स में आना शुरू हो जाता है. एक्सेसिबिलिटी इज़ अ मेजर इशू विद इंडियन पॉपुलेशन राइट नाउ. दैट्स देयर. वो एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है हमारे यहाँ पर. बट तो कौन सी वो मेंटल हैबिट्स हैं, सिस्टम्स हैं जो
all of these successful people, your successful clients follow for to build that kind of mental resilience, जो कि शायद से कोहली और धोनी में है? उनको पहले सबसे पहले वो ये जानते हैं कि हमें करना क्या है, Okay. एंड फॉर दैट एज मच एज पॉसिबल दे आर ओपन टू रिलाई ऑन प्रोफेशनल हेल्प. हाँ, ये है प्रॉब्लम इंडिया में बहुत बड़ी. हाँ. Yeah, because you cannot invest your brain in arranging, learning everything. Yeah, that's true. So leave that to the expert of that. हाँ. क्योंकि आप भी किसी चीज़ के एक्सपर्ट होंगे हाँ. तो लोग आपके पास उस चीज़ के लिए आ रहे हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट कम्स कि अब उन्हें पता लग गया करना क्या है. देन वो उसको उस प्रोसेस को जो भी स्टेप्स फॉलो करने हैं दे कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. So all the fancy exercises you see on Instagram, all the fancy diets you do, those people are not doing that. Remember that. ये है. किसी पॉइंट पे ट्राई ज़रूर करी होंगी उन्होंने. और उसी पॉइंट की वीडियो बना के उन्होंने डाल दी है. हाँ. हाँ. या हो सकता है वहाँ से फेल हुए हैं तो उनको एक लेसन मिला एंड तभी उन्होंने बोरिंग स्टफ या सिंपल स्टफ, मोर देन बोरिंग आई वुड से सिंपल स्टफ, उसको रिपीटेडली करने पे ध्यान दिया. डू इट, ये मेरे को करना है. अगर मैं एक नॉर्मल जिम गोअर का एग्जांपल दूं, देन दे नो मेरे को एज मच एज पॉसिबल सेम टाइम पे जिम जाना है. हाँ. सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे खाना है. हाँ. मुझे जिम जाने से पहले अपने प्री वर्कआउट में क्या मील लेना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या मील लेना है, मेरा वार्म अप कैसा होगा, मुझे कितनी मोबिलिटी करनी है नहीं करनी है, वर्कआउट कैसा रखना है, ये सब चीज़ें वो इस प्रोसेस को डेली बेसिस पे सॉल्व करेगा, फॉलो करेगा. सो दिस इज़ अ सेपरेशन बिटवीन आई वुड से वीकेंड वॉरियर्स और पीपल हु आर लाइक 4 दिन बहुत अच्छा एंड देन गो डाउन, एंड पीपल हु एक्चुअली गेट द रिजल्ट्स एंड अचीव समथिंग. सो व्हाट मेरे को, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ बताना चाहूँगा. लास्ट ईयर आई वेंट टू द जिम डेली फ्रॉम January mid till June mid. Okay. रोज संडे को छोड़ के. मतलब प्रॉपर ढंग से बॉडी कंडीशनिंग हो गई थी, मेरी एब्स एकदम खुल गई थी, एवरीथिंग वाज देयर. आई रिमेंबर मैंने उस टाइम पर आई हैड बेयर मिनिमम मोटिवेशन. ओके. ठीक है. बट मैंने वो रूल बनाया हुआ था कि मेरे को जिम जाना है रोज विदाउट फेल. दैट वॉज दी ओनली थिंग फॉर मी कि मेरे को बस जिम जाना है. जिम के बाद अंदर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, वो जिम जाके देखा जाएगा. यस. ठीक है. क्योंकि मेरे को पता है कि मैं एक बार जिम में पहुंच गया, उसके बाद तो मेरे को ये है कि अच्छा अगर पार्शियल रेप भी लग रही है ना अगर, हाँ, तो मैं वो सेट छोड़ के मैं फिर से सेट शुरू करता होता था. ओके. चाहे 10 किलो कम कर दिया. यस. ठीक है. बट वो मेरे को पूरा ख़त्म करना है. ओके. वहाँ पे वो मेरी पूरी मेंटालिटी चेंज हो जाती होती थी. मेरे को पता है कि हाँ भाई मैं मुझसे ऊपर कोई नहीं है. ठीक है. ये तो चलो मेरा हो गया. आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर ओवर 12-13 ईयर्स नाउ. ओके. बट फॉर एग्जांपल लाइक तुम किसी कोचिंग समबडी हु इज 13 एंड उसकी मोटिवेशन अगर ख़त्म होने लग जाए, गोल्स टारगेट्स अनमेट हैं, व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू दैट पर्सन? ट्राई डिफरेंट एक्टिविटीज़. ओके. अगर एक 13 ईयर्स वाले की मोटिवेशन ख़त्म हो रही है, हाँ. then that means their program is not well managed. Usually उस एज में बोर्डम आता है सेम चीज़ें रिपीट करने से, एंड उस एज में आप ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी डिमांड भी कर रहे होते हो. Yeah. सो यू नीड टू हैव अ प्रोग्राम जहाँ पे वेल राउंडेडनेस हो. मेरे एथलीट्स का एग्जांपल लूँ तो राउंड अबाउट, सो एवरी ट्यूसडे वी हैव अ आउटडोर रनिंग डे. ओके. बेसिकली इट्स एन एंड्योरेंस वर्कआउट डे, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन हमारा टाइप बदल जाता है. बट राउंड अबाउट एवरी 4 to 6 वीक्स हम वो पूरा ही फन गेम सेशन रख देते हैं. उस फन गेम में भी उनका हार्ट रेट और सब इंक्रीज हो रहा है, तो देयर सिस्टम्स आर गेटिंग डेवलप्ड. गॉट इट. बट उनका सारा बोर्डम हट जाता है, और उस दिन आप अटेंडेंस देखो. इनफैक्ट वो तो 2 हफ्ते पहले से ही हमसे मांगना शुरू हो जाते हैं, पूछना शुरू हो जाते हैं, सर नेक्स्ट वीक फन गेम है ना. कुछ बच्चे उस दिन की स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं
कि थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड कर पाएंगे, हाँ, एंड देन दैट कीप्स देम हुक्ड. नाइस. सिमिलरली इसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन दूँ. अभी लास्ट वीक की बात है, आई वॉज हैविंग अ सेशन जहाँ पे मेरे पास एवरेज एज मान लो 13 ईयर्स है. ओके. उसके वो फोकस्ड बैच था मेरा. हाँ, यानी ये वो बच्चे हैं अब ये परफॉर्मेंस निकालेंगे, और वो बच्चे हैं जो 13 साल के होके 15-17 वालों को बीट कर रहे हैं. गॉट इट. ठीक है. हाँ, तो थियोरेटिकली या एक जनरल सेंस में मेरा जाएगा कि यार इसको तो फोकस ट्रेनिंग ही करानी है और इसको तो आज ही बना देना है. बट हाँ, हाँ, बट मैं कभी ऐसा नहीं करता. हाँ, तो उस दिन उनके प्रोग्राम में पुशअप्स थे. मैं थोड़ा सा चेंज करा था, मैंने उस दिन उनको वाइड ग्रिप पुशअप्स डाल दिया. एंड उनको उससे थोड़े क्वेश्चंस आने शुरू हुए. तो मैं 10 मिनट तक उनको पुशअप वेरिएशंस भी उनके साथ बातें करता रहा, उनको ट्राई करवाता रहा इधर से उधर. भले ही मेरे स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट का टाइम इफेक्ट हो रहा था, बट दे गॉट सो मेंटली इन्वॉल्व एंड वो अलग अलग एक्टिविटीज़ ट्राई कर रहे थे दैट दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास. शायद आज कुछ अलग नया हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा. इफ़ आई हैव टू ट्रेन देयर जंप्स, आई एम नॉट आस्किंग देम टू डू वर्टिकल जंप्स 5 टाइम्स. मैं एक चेयर पे एक पैड लेके खड़ा हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ आओ भाग के एंड टच इट. हाँ, तो या वो अपना स्मैश मारो इस पे, हाँ, पैड उड़ के जाना है, तुम्हारा यही टारगेट है. हाँ, और वो जो उनमें कंपटीशन लगता है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने 2 हफ्ते हटा दिया, वो पूछ रहे सर वो है नहीं है. तो इट्स मोर अबाउट कीपिंग अ मिक्स, yeah, बट इसको प्ले वे मेथड कहते हैं. उस एज कैटेगरी में द मेथड शुड बी प्ले वे. got it. Ladies and gentlemen, this is the example of a coach. अगर तुम्हारा कोच ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है तो मैं एक बहुत ही गलत कोच के साथ हूँ. I have seen enough. I've seen enough. एक और बात बताओ, ये तो चलो बात होगी कोचेस, कोचिंग, एवरीथिंग की. कोई बंदा जैसे अकेले वर्कआउट कर रहा है, अकेले Yeah. ट्रेन कर रहा है, सबसे कॉमन गलती क्या करते होते हैं वो लोग whenever they are training out by themselves? ईगो लिफ्टिंग. आधे इंस्टाग्राम को कॉल आउट कर दिया भाई एक word में. अच्छा. हाँ. सी प्रोग्रेसिव ओवरलोड और ईगो लिफ्टिंग लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. हाँ. तो फोकस इज ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड. हम्म. उसके लिए कभी कभी यू नीड टू डू पार्शियल रेप्स ऑल्सो. आपका फॉर्म भी कभी कभी बिगड़ेगा, मे बी इन लास्ट 3-4 रेप्स. बट उसका ये मतलब नहीं है पहले रेप से आपका फॉर्म बिगड़ा हुआ है. एंड देन you just are not listening to your body also. So these are the main thing. मैं जब स्कूल में था, हम जब स्कूल में होते हैं तो क्या सुनते हैं? Do sports so that you remain healthy. Yeah. This is back in 11th class. और I was surrounded with, so I was doing track and field and taekwondo both. हाँ. And I was surrounded with basketball athletes and वो सब, क्योंकि वो सब ग्राउंड एक ही था हमारा ट्रैक एंड फील्ड के आसपास. मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था दैट यार हर दूसरा बंदा इंजर्ड है, तो ये काय की हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे. देन थोड़ा थोड़ा जब बड़ा हुआ और मैच्योरिटी आई, पढ़ा, देखी सिचुएशंस, तो आई केम अप टू दिस कंक्लूजन कि आधे से ज़्यादा इंडियन एथलीट्स आर नॉट रीचिंग वेयर दे कुड बी बिकॉज ऑफ इंजरी. हाँ, बिल्कुल. मैं पॉलिटिक्स, इंफ्रा, राइट ट्रेनिंग सब साइड कर दूँ, क्योंकि निकले तो हैं. हाँ, हाँ. तो वो कैसे निकले हैं? शायद या तो वो इतने रेजिलिएंट थे कि वो झेल गए, या उनको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ऐसे इन्वायरमेंट्स मिले कि उनकी इंजरी मैनेज थी. बिकॉज इंजरी हो रही है बिकॉज ऑफ बैडली पोरली मैनेज्ड वर्कलोड. Yeah. एंड सेकेंड फैक्टर कि उसकी केयर भी हमें अप्रोप्रिएट इंडिया में नहीं मिल रही है. नहीं मिल रही. हाँ. तो जब आप वो चीज़ ही मैनेज कर देते हो ना, आप सब परफॉर्मेंस तो आ ही जाएगी, या बाद के लेवल में निकाल ही देंगे. हाँ. ए पर्सन जो अपने आप को मैनेज करके चल रहा है, कि वो समझ रहा है अपनी बॉडी को, देन ही विल बी एबल टू ट्रेन कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग. सो इन द लॉन्ग रन ही और शी विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक कि आप ईगो लिफ्टिंग या पुअरली मैनेज वर्कलोड की तरफ जाते हो, विच इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ इंजरीज. Got it. एंड देन यू get a stop in your training. Because of any injury XYZ. Yeah.
डैम। खैर, बात करते हैं अब ट्रेनिंग की। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रिवर्स पिरामिड्स, या फिर सिंगल वेट्स ऑल थ्रू आउट अ सेट, ऑल थ्रू आउट लाइक द एक्सरसाइज। What would you suggest, prefer, recommend, advise to anybody? Okay, progressive overload is a principle of training. Okay. So principles never change. They are universal. So progressive overload means आज मैंने 80 kg से करा, हाँ. अगर मुझे इस 80 kg से आगे बढ़ना है, then I need to do with 85 Got it. or 82 or whatever, more than 80 and a little bit more than 80. ये नहीं कि मैं 100 ले लूँगा. हाँ. अब प्रोग्रेसिव जो बाकी दोनों हमने बात करी, दैट डूइंग लेट्स से ऑल द 3 सेट्स विद द सेम वेट हाँ. और रिवर्स पिरामिड, ये सब लोडिंग टेक्निक्स हैं. Okay. कि आप लोड, जो कि सिंपल भाषा में कहेंगे वेट जो आप लिफ्ट कर रहे हो, वो कैसे आप किस टेक्निक पे या किस मेथड में आप उसको डिसाइड कर रहे हो. Got it. सो मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड दोनों में ले सकता हूँ. एंड अगर मैं सिंगल वेट की बात करूँ तो 60 kg से मैंने बेंच प्रेस करा वीक 1 में, वीक 2 में मैंने 63 से किया, देन दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. Okay. इट्स ऑल्सो फाइन, कम्प्लीटली करेक्ट. एंड देन रिवर्स पिरामिड इज़ आपने 70 से स्टार्ट करा, देन 65 से करा, देन 60 से करा. Within one exercise. यस. हाँ. सो सब्सिक्वेंट सेट्स में कह रहा हूँ, अगला सेट ऐसे करके. तो ये रिवर्स पिरामिड हो गया. हाँ. कि पिरामिड को उल्टा करा तो बेस मोटा, फिर शार्पन. तो अगर इसमें भी आप अपना पहला सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट पिछले वीक के कंपैरिजन में ज़्यादा वेट से कर रहे हो, देन यू टुक अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. Got it. बट एक जनरल पॉपुलेशन है, बिकॉज दीज आर ऑल इंटेंसिटी टेक्निक्स विच आर अप्लाइड फॉर you could say intermediate to expert level lifter, and especially people who are either into weightlifting, powerlifting or competitive bodybuilding. Okay. So एक जनरल पॉपुलेशन वाले के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसमें शायद उसकी लिफ्टिंग के पहले 2-3 साल रेगुलर लिफ्टिंग के इसी में ही निकल जाएंगे और उसे मिलेंगे रिजल्ट्स, दैट दे आर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग विद, लेट्स से फर्स्ट सेट में आए आपका मैक्सिमम कैपेसिटी वो 75, तो आपने 75 से फर्स्ट सेट करा, उसके बाद चाहे आप 70 ले गए, 65 ले गए, उससे आपने सब्सिक्वेंट सेट्स अपने फिनिश करे. फिर उसके नेक्स्ट वीक फर्स्ट सेट का वेट सेकंड थर्ड सेट्स का वेट बन जाता है. समझ गया. हाँ. एंड फर्स्ट सेट बिकम्स लेट्स से 80 इन दिस केस. तो जहाँ पे आप सबसे फ्रेश स्टेट में हो वहाँ पे अपना मैक्सिमम लिफ्ट करो, एंड उसके बाद यू कैन रिड्यूस योर वेट अ बिट In the subsequent following sets and Yeah. everything. Got it. तो ये तो चलो हो गया, ये तो पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर हो गया, राइट? लाइक किसको क्या पसंद आ रहा है, या फिर हाँ, क्योंकि अगेन बोर्डम नहीं आना चाहिए. तो कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया. बट अगर मेरे को पिक एंड चूज करना हो तो जो मैंने लास्ट मेथड बताया है, दैट वुड बी माई गो टू मेथड. Got it. So would you prefer like body weight training or weight training? There's no difference. There's no difference. No, your Okay. muscle cannot differentiate. Okay. It is all about कि तुमको किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है on a very neurological level. Psychological level, हाँ. इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, yes. हाँ. Second difference, major difference is for body weight training, most movement requires usage of your stabilizers also. Yeah. So that increases your calorie burn also. That's why many people recommend it for fat loss. हाँ. और उसके पीछे की सिंपल साइंस है कि बस कैलोरी बर्न उतने ही काम में बढ़ गया. Got it. And then you train your stabilizers also. Best thing is यार कि mix it. पुशअप भी कर रहे हो, बेंच प्रेस भी कर रहे हो. अल्टीमेट गोल इज पेक्टोरलिस मसल, आपका चेस्ट, डेल्ट्स, योर ट्राइसेप्स, डेल्ट्स, उन सबको ट्रेन करना है. और वो दोनों से होता है. फॉर जनरल पॉपुलेशन मैनी वुड रिकमेंड यू कि बॉडी वेट मास्टर करो. ये बहुत सुनने को मिलता है. कितने लोग पुशअप लगा ही नहीं पाते, मैं उसे कैसे ट्रेन करूं? पर वो 5-5 किलो से डंबल बेंच प्रेस कर सकता है. तो क्या वो उसकी मसल वर्क नहीं करेगा? क्या उसने वर्कआउट नहीं करा? तो वेट्स उठाने में क्या गलत हो गया वहाँ? Exactly. सो क्यों करना है कॉम्प्लिकेट? अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स या वो, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इफेक्ट्स योर बॉडी. एंड
if that how it affects your body is matching with your goal, take it and use it. ये बायोमैकेनिक्स हो गया ना ऑलमोस्ट. कंबाइन की बायोमैकेनिक्स और फिजियोलॉजी हाँ. कंबाइन करके हाँ. आसान में बोलूँ तो अगर वो चीज़ आपका काम बनाती है हाँ. तो बस ले लो. ये चक्कर में मत पड़ो कि मेरे लिए बॉडी वेट बेटर है, फंक्शनल बेटर है, ये बेटर है, वो बेटर है. गॉट कि इट. बॉडी नहीं डिफरेंशिएट कर रही, मसल नहीं डिफरेंशिएट कर सकती. तो डिफरेंशिएशन की बात के ऊपर एक चीज़ आती है विच इज़ नोन एज फॉर्म. या ठीक है. ये बहुत ही हॉट टॉपिक आई थिंक आजकल बनने वाला है थोड़े टाइम में ही. व्हाट इज फॉर्म एंड डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? So form biomechanically is the posture of performing a movement which is the most efficient and has the least risk of injury. ओके. So by efficient means less energy used and whatever the result that we needed. that मैक्सिमम is- स्टिमुलेशन ऑफ द मसल. yeah, maximum stimulation of the हाँ. muscle in this case. हाँ. तो और इस सब में सेफली भी मेरा काम हो रहा है. हाँ. So this is what form is. हाँ. So, yes, it helps. Yes, you should be doing things with good form, but that doesn't mean कि you should be fanatic about it. ओके. अगर थोड़ा फॉर्म बिगड़ गया, अगर आप हेवी लिफ्ट करने वाले हो या आपके लास्ट के जो रेप्स होंगे वहाँ बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा. हाँ बिल्कुल डेफिनेटली. तो उसके पीछे इतना फैनेटिक होकर खुद को रोको मत, बिकॉज देन यू आर टेकिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स अंडर ट्रेनिंग. हाँ. ठीक है, उतना Yeah, लोड हाँ, नहीं हाँ, आप हाँ. दे पाए. हाँ. सेकेंड थिंग, आप बहुत बात कर रहे हो फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल स्ट्रेंथ की. हाँ. रियल लाइफ सिचुएशंस में तो ऐसा नहीं होता दैट योर स्पाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट. हाँ बिल्कुल. योर नी, मतलब आपका हिप हिंज आ रहा है करेक्टली, तो हाँ, आपका हाँ. नी और हिप का एक मोटर कंट्रोल इतना अच्छा है कि आप हैमस्ट्रिंग पे एडिक्वेट लोड ही डाल रहे हो, हाँ. इंजरी का रिस्क नहीं ले रहे. हाँ. तो उन सब सिचुएशंस के लिए भी तो आपको ट्रेनिंग मिल ही रही है ना. या. सो इन दैट वे, प्लस रिमेंबर ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू अडेप्ट. दैट्स ट्रू. हाँ. It's just that adaptation needs to happen gradually. It breaks, gets injured when that gradual process has not taken place. तो अगर आप gradually so called biomechanically गलत फॉर्म में भी खुद को अडेप्ट करवा रहे हो, then you will stay injury free. ओके. गॉट इट. Yeah. So yeah, that's about it for the form. मुदित भाटिया, 4 घंटे के सेशंस हो गए हैं हमारे, लाइक ओवर 2 podcasts. It has been an absolute pleasure to have you. Thank you so much for inviting me. I'm sure दोबारा जल्दी मिलना होगा. हाँ. Over here only. Yeah. तो तब I'm sure नए insights होंगे. Everything would be better. Better तो क्या ही, everything would be new. Yes. And honestly speaking, I cannot wait to see your name कि हाँ भाई मुदित भाटिया की कोचिंग के अंडर इंडिया को ओलंपिक गोल्ड मिला. I am also looking forward to that. Yeah. Thank you so much for coming to the Dr. Washington podcast, भाई. Thanks for inviting me. जल्दी मिलते हैं दोबारा. Sure. Thank you so much. तो ये फिनिश होता है मेरा और मुदित का एक प्रॉपर मास्टर क्लास ऑन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. I know that this is not enough. There is so much more to explore. There is so much more to talk about. जो कि एक जिम से निकल के, एक प्रोफेशनल की ज़िंदगी से निकल के, एक कॉमन रेगुलर इंसान लाइक मी, लाइक यू, हम सब की ज़िंदगी को जो अफेक्ट करता है. एंड ऑफ कोर्स कोशिश ये रहेगी कि मुदित के साथ दोबारा कोलैबोरेशन हो, मुदित को हम दोबारा बुलाएं ऑन द पॉडकास्ट. And of course, before I end, thank you so much for the beautiful feedbacks and the beautiful review that I have received on the previous episode with him. And I know that ki strength and conditioning बहुत ही ज़्यादा confusing topic हो जाता है, and the way how it has been simplified has been nothing less than beautiful and extraordinary. तो अगर आपने वो episode देखा है, thank you so much for taking a step towards improving your life and using my advice for it. And before I finish, I would also like to thank Mudit for his time, for his devotion, and at the very same time ensure that I pass my luck, my wishes to him in him producing
the next generation of Olympians for our beautiful country. So yes, thank you for listening to the Dr. Wash Trains podcast. मेरा नाम है Dr. Akash Sehgal. But again, thank you for making health a dinner table conversation.